तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ आधार से अगर लिंक कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जिस डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है या जिस भी एजेंसी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं, और जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया के आधार पर इन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से सारी चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, और वहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, सारी चीज़ डिसाइड हो जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें गवर्नमेंट को ना काम करने में आसानी हो जाती है, गवर्नमेंट को काम करना आसान हो गया ना। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अब मैन जो है वहाँ मैन पावर कम इस्तेमाल हो रहा है और आसानी से काम हो जा रहा है, ज़्यादा सेफ भी है, सिक्योर है। इसके अलावा वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिबिलिटी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है कि हाँ मतलब इतने लोगों को अगर मिला है तो मतलब एलिजिबल है तभी मिला है, अगर एलिजिबल नहीं है तो उनका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा हुआ है, कोई भी पकड़ा जा सकता है, कहीं भी पकड़ा जा सकता है। सही बात है कि नहीं। तो ये क्या होता है आपका, ये बैक एंड होता है, और इस चीज़ पे ज़्यादा जो है जो ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, थोड़ा सा इनबिल्ट बायसनेस यहाँ पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सहूलियत वाली चीज़ें हो जाती हैं। बात समझ की नहीं आ रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं, यही कहना है इस क्वेश्चन का। बात समझ की नहीं आ रही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ई गवर्नेंस को सफल बनाना है आपको, तो ई गवर्नेंस को सफल बनाना है, इसका मतलब ये और ये प्लस दोनों जो है एक साथ ज़रूरत है। अगर आपने क्या है सारी चीज़ें कर दी और जनता उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है तो क्या फ़ायदा, या फिर आपने ये काम कर दिया और ये वाला काम नहीं हुआ, इसका मतलब सही से काम ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई गवर्नेंस के लिए ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी है, और दोनों को आपस में साथ मिल करके क्या करना चाहिए, बेहतर तालमेल बना करके क्या करना चाहिए, इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और आधार का जो कनेक्शन बता रहे थे वो आप बैकएंड वाले में एग्जाम, हाँ ये बैक एंड वाले में है ना, और इसमें उमंग वगैरह जैसे हो गया है ना, तो ये सब जो है, या फिर आवेदन करते हैं आप उसके लिए ना आयुष्मान कार्ड वगैरह का, उसके लिए एप्लीकेशन, या फिर आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाना है आपको, तो उसके लिए जो आवेदन करने का जो आपको है ना, इससे बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं ना, आपके मोबाइल पे बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं ना काम के लिए, तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो वो सारा क्या हो गया आपका, यूज़र सेंट्रिक हो गया। ठीक है, ठीक है। कितने वर्ड्स में लिखने हैं इसको, 150। तो इतना में समझा कर लिख देंगे तो इसका एनफ हो गया हो। ठीक, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे चलें, आगे चलें, ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्या क्या है, निष्कर्ष में यही लिखना है, उसमें निष्कर्ष जो लिखना है वो जो मैंने प्लस करके बताया ना आपको, ये मतलब ये है ना कि ई गवर्नेंस की सफलता के लिए आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर सिर्फ बैक एंड पे ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे यूज़र उसका ठीक ढंग से आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ई गवर्नेंस का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस पर अगर आप पूरा सेंट्रिक हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सही तरीके से सारी चीज़ें काम ठीक से नहीं हो पाएगा, सेफ्टी नहीं रहेगी, सारी चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं परेशानी का वजह बनेगा। इसका मतलब ये है कि ई गवर्नेंस की सफलता के लिए इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर रूप से संतुलित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक, आगे चले। नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। Civil society organizations are often perceived as being anti-social actors than non-state actors. Do you agree? Justify. एंटी स्टेट होगा, स्टेट होगा, सॉरी वो उधर थोड़ा सा वो आ गया ना, इसलिए एंटी स्टेट है वो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अगर आप एडिटोरियल आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं आपके सामने उसको आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इसमें कोई बुक वाली चीज़ नहीं है। सही बात है कि नहीं, ये वाला भी कोई बुक की चीज़ नहीं है। आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। अब अभी तक आप जितने भी आगे भी जो क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें आपको लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ करके किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझना है। चलिए अब इसमें जो वर्ड्स हैं अगर उसकी बात करें हम, तो अगर इसमें सबसे पहले ये सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं ये, इसके अलावा अच्छा ये देखिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कितने क्वेश्चन थर्ड पार्टी, याद आ रहा है ना, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देख लीजिए आप ज़रा।
है ना। हम लोग जब गुड गवर्नेंस हम लोग क्लास किए थे उस दौरान भी मैंने इस बात को बहुत मेंशन कराया किया था ना, और आपको बार बार इसको चिताया था कि आज का समय जो है ये है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी देखिए वो क्वेश्चन इस तरीके से सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो पैटर्न पकड़ पा रहे हैं आप यूपीएससी का, है ना। तो जब आप आराम से आप चाय की टपरी पे बैठ करके अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो काहे के लिए जान देंगे, है कि नहीं। आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं अगर, तो उस दौरान भी अपने क्वेश्चन पेपर को अपने तैयार करते रह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये भी 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें देखिए क्या है, नागरिक समाज संगठनों यानी सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है ना, याद आ रहा है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। उसके बाद यहां पे गैर राज्य यानी नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है ये, अब इस चीज को वही थर्ड पार्टी को ही कहेंगे, कैसे अभी हम लोग समझेंगे इससे। और इसके अलावा ये कह रहा है क्या, राज्य विरोधी, मतलब नॉन स्टेट नहीं, एंटी स्टेट बोल रहा है ये, बहुत ध्यान समझिएगा, ये टर्म जो है क्लियर कर लीजिएगा, नॉन स्टेट और एंटी स्टेट में फर्क है, ठीक है ना, इसको भी हम समझते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि हमेशा जो है नॉन स्टेट नहीं बल्कि एंटी स्टेट ज़्यादा होते हैं। और क्या आप इस बात से सहमत हैं, डू यू एग्री, आप हैं कि नहीं है, ये बात आपको समझना है। और इसका औचित्य सिद्ध कीजिए, मतलब किसका औचित्य सिद्ध करना है, नागरिक समाज संगठनों का, ये औचित्यपूर्ण है या फिर एकदम राज्य के खिलाफ ही हमेशा खड़े रहते हैं, इनका कोई यूज़ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक। चले आगे, चलिए। तो हम लोगों ने जब पढ़ा गुड गवर्नेंस उस दौरान हम लोग मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, याद आ रहा है सब चीज़ ना। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम बात करते हैं क्या, फर्स्ट पार्टी, मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये जितने भी हैं इसकी, जितने एजेंसीज हैं, जितने इसके इंस्टीट्यूशन है, सभी इसमें आ जाएंगे, है ना। सेकेंड पार्टी की बात करें तो हाँ, बाजार हो गया और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। और अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी, सर थर्ड जो फर्स्ट पार्टी नहीं है, सेकंड पार्टी का पार्ट नहीं है, मतलब जो बाजार यानी प्रॉफिट लॉस पे काम नहीं करता है और जो राज्य का हिस्सा नहीं है, राज्य का कोई एजेंसी नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन है, वो सभी चीज़ें, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट का भाग नहीं है, जो बाजार का पार्ट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट नहीं है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या आ जाएंगी, थर्ड पार्टी में। इसमें आपकी सिविल सोसाइटी, एनजीओज़ वगैरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, आपके मीडिया भी आ जाएगा, ग्राम सभा आ जाएगा। इसके अलावा किसी जाति के आधार पर कोई संगठन बना है, ह्यूमन राइट वॉच जो बना हुआ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन के विकास के लिए मतलब एक जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपने बना लिया है, ये सभी क्या आ जाएंगे, थर्ड पार्टी में आएंगे, है ना। और आज इसकी बात क्यों की जा रही है, इसलिए बात की जा रही है क्योंकि आज जो समय है किसका है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहा है ना। तो मिनिमम गवर्नमेंट में जो मिनिमम गवर्नमेंट का जो कमी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कौन पूरा कर रहा है आपका, ये आपके थर्ड पार्टी, है ना, या फिर सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी भी उसको कहेंगे ना आप, कल हम लोग क्लियर किए थे ना ये सारी चीज़ें। तो ये सारे शब्द बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब मैं आपसे अगर बार बार कहता हूँ कि सारे शब्द क्लियर होने चाहिए, तो आपको मतलब उसका समझ में आ रहा है ना। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझना क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो, अरे सॉरी, क्या नॉट लिखने जा रहा हूँ बार बार, नॉन स्टेट मतलब थर्ड पार्टी जो होता है नॉन स्टेट होता है ना, नॉन स्टेट एक्टर ही होंगे ना सारे, सही बात है ना। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहा है कि ये जो है नॉन स्टेट से ज़्यादा क्या हो जाता है, एंटी स्टेट हो जाता है ना, राज्य का विरोधी हो जाता है ना, क्या हो जाता है, एंटी स्टेट हो जाता है। इसका मतलब ये ज़्यादा राज्य के विरोधी दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे राज्य जो है अगर कोई काम करता है, इसका मतलब देश के विकास के लिए करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताइए आप, है ना। देश के अगर बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, अगर आपके एटॉमिक एनर्जी के लिए आपके बड़े बड़े रिएक्टर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, है ना, या फिर आप अगर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना है तो वहाँ की जंगलें काट रहे हैं आप,
ठीक है ना। या फिर कुछ इस तरीके को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, फैक्ट्री लगानी है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है आपने क्या कर दिया, आपने दे दिया किसी बड़ी कंपनी को, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे जंगल कट रहे हैं, है ना, तो आप क्या देखते हैं। या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट वाले जो है आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, थर्ड पार्टी ही तो है। दो कप, अरे यार मैं खुश हो गया था, 2 कप है, थैंक यू। ठंडी हो गया, पी लो ना। नॉन स्टेट तो सेकंड पार्टी भी तो हो सकते हैं। नॉन स्टेट, सेकंड पार्टी भी हो सकते हैं। देखिए जब पार्टी में से कैटेगराइज किया गया है ना, तो सेकेंड पार्टी में वही आएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हैं। उनको नॉन स्टेट में नहीं हम लोग देखते। भाई जो डिफाइन किया गया उसी हिसाब से चले तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब हाँ ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी में आ जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट जो है अगर बना रही है, गवर्नमेंट का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही फर्स्ट पार्टी में आएगा। जैसे जनता जो है ना सहकार, जैसे आपका अमूल आणंद वाला है ना, अमूल, तो क्या है वो थर्ड पार्टी में आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए आपकी जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं ना, तो ये होता ही है ना कि स्टेट के जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, स्टेट के जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उसमें आपके ये तीनों आ जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो नॉन स्टेट की बात कर रहे हैं तो नो डाउट ये भी नॉन स्टेट ही होगा, है ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इसको फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी में बांटे हुए हैं, तो सेकंड पार्टी में वो सारे आएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हैं। थर्ड पार्टी में वो सारे आएंगे जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और वो क्या करते होंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कहा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, आप इसी चीज़ से समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या मिला हुआ है, अगेंस्ट स्टेट मिला हुआ है ना, राज्य के विरुद्ध जनता को ये अधिकार मिला हुआ है। क्योंकि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, एक अथॉरिटी है, उसके पास पावर है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके अधिकारों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होगा, जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास पावर होगा। इसीलिए अगेंस्ट स्टेट आपको क्या है, सारे अधिकार मिले हुए हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप देखते होंगे क्या कि अभी आप इतने सारे जो हैं, आप जैसे चिपको आंदोलन आपने देखा होगा देहरादून में, है ना। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर वाला देख लीजिए आप, है ना, जो डैम जो है उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई थी, तो इससे क्या हुआ था, जो डूब एरिया, जो डूब क्षेत्र था, सिंह एरिया जो था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ पे क्या थे, ट्राइब्स रहते थे, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहाँ से विस्थापन हुआ आदिवासियों का, है ना। ये सारी चीज़ें आपने देखा। तो मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कर दी, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा तूतीकोरिन में, आपने देखा होगा कि वो एक एटॉमिक रिएक्टर लगना था, लेकिन वहाँ की पब्लिक और एक एनजीओ जो था ना, मिल करके, एनजीओ के उस समय एक आरोप ये लगा था कि इसको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका से हो रही है, और ये जो है एंटी गवर्नमेंट काम कर रहा है, और वो जो है नाभिकीय रिएक्टर लगाने नहीं दे रहा है, एटॉमिक रिएक्टर लगाने नहीं दे रहा है ना, वहाँ की पब्लिक को भड़का रहा है। ऐसी बातें वहाँ पे चल रही थी, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आज जो मिनिमम गवर्नमेंट के ज़माने में आपके थर्ड पार्टी तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करना ही करना है ना, ठीक है। उसमें एक आध तो एक्सेप्शन हो सकते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो एकदम एंटी स्टेट हो जाए, वो इस मतलब सरकार का विरोध करने के लिए विरोध करे, सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसी बात को अगर कहा जाए, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की अगर हम बात करते हैं, और सरकार जो उसने कोई आंदोलन खड़ा कर दिया, जैसे तूतीकोरिन वाला है, एटॉमिक रिएक्टर वहाँ लगाना है, वहाँ की पब्लिक के साथ वहाँ के एनजीओ ने क्या किया है, पब्लिक को भड़का करके खड़ा कर दिया, और उसके बाद एकदम वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो मूवमेंट खड़ा कर दिया, इसका मतलब ये है कि एक आमतौर पर कहा जाएगा कि एंटी स्टेट हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्टेट के सामने की बात किया जाए, तो एक एनजीओ की क्या औकात होती है। सही बात है ना। आपको जिस चीज़ से डरना है, वो उस चीज़ से डरना है कि पब्लिक जो है आपके बारे में गलत ना सोचे। यही होता है ना, लोकतंत्र में यही है, पब्लिक के जो विल है उसको जानना जरूरी होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है क्या करे, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो है कुछ भी अगर कर रही है तो इसका मतलब उसके पास इतना बड़ा जो है कम्युनिकेशन के लिए क्या है, इतना बड़ा सिस्टम है, सारी चीज़ है ना उसके पास, तो क्या कर सकती है, पब्लिक को पब्लिक के बीच में जा करके अच्छे से समझा सकती है, उस पर वाइट पेपर लेकर के आ सकती है और जनता को क्या कर सकती है कि देखिए इस उद्देश्य से किया जा रहा है और यहाँ पे ये सारी सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अलावा ये किया जा रहा है, इससे ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान हो सकता है, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया है, पहले से ही ये सारे आवश्यक कदम उठा लिए हैं। ठीक है ना। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही सारी चीज़ें, पब्लिक को ये बात समझ में आ जाएगी तो किसी के एनजीओ के भड़काने से भड़क जाएंगे क्या, वो ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा जाए कि नॉन स्टेट जो है एंटी स्टेट ज़्यादा लगता है और आप सहमत हैं इस बात से, तो क्या आप सहमत हैं? नहीं, ज़्यादातर देखिए एक आरोप ये भी लगता है ना कि जैसे मान लीजिए एनजीओ है ना, एक आरोप क्या लगता है, इन लोगों को ना जो भी आपके थर्ड पार्टी है ना, इसको क्या करना है, पैरेलल टू गवर्नमेंट, पैरेलल टू स्टेट खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जब ये क्या कहा जाए कि हर चीज़ से तो गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया ना, सारी जिम्मेदारियों से प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ देती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि फिर डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा, जनता के हित की बात कौन करेगा। इसका मतलब ये जो कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है ना भाई। इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल बढ़ रहा है, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर मॉनिटरिंग बढ़ रही है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे हमें कह रहे हैं कि एंटी स्टेट ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अब अगर मान लीजिए क्या है कि वहाँ पे जो डैम, वो टिहरी वाला जो डैम बन रहा है, तो उसकी वजह से कितना बड़ा एरिया जो है क्या हो जाएगा, डूबेगा, पानी का इतना ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिशन होगा कि वो एरिया जो है ना, अब चूँकि आपको मालूम है कि वो क्या है, लो लैंड एरिया ऑफ हिमालयाज़ है ना, हिमालय के नीचे वाला एरिया है, और वो कितना ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, मालूम है आपको, अर्थक्वेक वगैरह के लिए। अगर मान लीजिए इतना बड़ी मात्रा में वहाँ पे पानी अगर जमा हो रहा है और वहाँ पे उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ेगा उससे अर्थक्वेक अगर आ गया, तो ये बताइए आसपास का तो पूरा मतलब स्टेट ही पूरा डूब जाएगा। तो जान माल की हानि, आप तो बिजली उत्पादन कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इससे जो हो सकता है वो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे कोई आंदोलन किसी एनजीओ ने खड़ा कर लिया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने खड़ा कर लिया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के विरोध में नहीं है, वो जनता के हित में है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो गवर्नमेंट के विरोध से ज़्यादा जनता के हित में होता है। कुछ एनजीओज हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी हो सकते हैं जो अपने आप को मतलब एक तरीके से क्या है, सरकार के साथ अपना कुछ उल्लू सीधा करना चाहती है, सरकार के साथ वो क्या है, एक प्रेशर बना करके अपना उल्लू सीधा कराना चाहती है, वो बात अलग है। लेकिन वो क्या है, बहुत छोटी सी बात है, सरकार उसको आराम से शट आउट कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है हिमांशी, आ रहा है? अच्छा, नॉन स्टेट का मतलब सीधा से हुआ कि जो स्टेट का पार्ट नहीं है। नॉन स्टेट होने का मतलब स्टेट का विरोधी नहीं है, और ये एंटी स्टेट का मतलब स्टेट का विरोधी, सरकार का विरोध करता है, राज्य का विरोध करता है, ये हुआ सीधा मतलब। ठीक है, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो यहाँ पे जो समझना है आपको वो यही समझना है कि ये जो आंदोलन जितने हुए हैं, अब ये बताइए आपकी इन्वायरमेंट की बात अगर करें हम, तो इन्वायरमेंट बचाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम आज डेवलपमेंट के अंधी दौर में अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को पूरा एकदम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, अपने जो नेचुरल हैबिटेट है, जो सभी पक्षियों का, जानवरों का, वो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी धरती को क्या बनाते चले जा रहे हैं। हम अभी तो सारा लग्जरियस लाइफ में जी लेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ेंगे क्या हम? नहीं ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे जहाँ पे एंटी स्टेट दिखता है, तो राज्य इतना पावरफुल है कि उससे वो निपट सकते है ना। अगर उनके द्वारा अगर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया गया जो क्या है, जनता जो है नासमझी में एकदम सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, इसका मतलब ये है कि वहाँ भी सरकार क्या कर सकती है, लोगों को समझा सकती है। तरीके उसके बाद बहुत सारे हैं समझाने के, बताने के। ठीक है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखें। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है ना? हाँ, भागीरथी, हाँ वही वाला टिहरी डैम है ना। कई सारे इसी तरह, ग्रीन पीस नाम का एक एनजीओ है जिसको फॉरेन, मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे है ग्रीन पीस, और उसका जो ग्रीन पीस जो है इंडियन वर्जन जो है, इंडिया में जो काम करता है, तो वो भी सरकार के खिलाफ बहुत सारे, तो सरकार के खिलाफ नहीं, एक्चुअल में क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं वो काम।
और आपको अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रेशर जो होने चाहिए गवर्नमेंट पे, प्राइवेट सेक्टर पे होने चाहिए, ताकि वो जनता के हित के प्रति क्या बने रहे। अब इसी चीज़ को समझिए ज़रा कि एक जो है हम लोगों ने बात किया था, याद कीजिए, बीटी ब्रिंजल के बारे में बात किया था ना, इसके बारे में बात किया था ना। ये क्या था, पूरी तरीके से आधुनिक जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने क्या किया था, ऐसा बैगन बनाया था जिसका मास प्रोडक्शन होगा, उसमें कास्ट लागत बहुत कम आएगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें कीड़े उड़े नहीं लगेंगे। बैगन में ज़्यादातर कीड़े लग जाते हैं ना, पहले जो आते थे, अब तो नहीं लगते हैं, आप देख ही रहे हैं ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो कीड़े बहुत लगे रहते थे बैगन में, है ना, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। नहीं, कीड़े का टेस्ट नहीं यार, बैगन का टेस्ट अच्छा रहता है। पता नहीं, झटके पटके में कीड़े भी खा गए तो दूसरी बात है ना, वो दूसरी बात है। लेकिन मम्मी लोग ना बड़ी सफाई से बनाती हैं ना, जानते हैं आप औरतों को, है ना। हम लोग जो है बनाते समय ऐसा कर सकते हैं लापरवाही, लेकिन औरतें नहीं करती हैं, औरतें बहुत सफाई से करती हैं, है ना। तो तो वहाँ पे अब इस चीज़ को समझिए आप कि मॉन्सेंटो कंपनी ने क्या किया, इसका पूरा एकदम ले लिया अपना पूरा, है ना, सारी चीज़ें हो गई। अब मार्केट में उतारने जा रही थी। अगर वहाँ पे सुनीता नारायण की वो एनजीओ जो साइंस के सेक्टर में काम करती है, CSER है शायद नाम उनका, सुनीता नारायण की जो कंपनी मतलब एनजीओ है CSER, है ना। तो ये सुनीता नारायण, ठीक है ना। इन्होंने पूरा इस पर रिसर्च किया। उसके बाद रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि ये जो ब्रिंजल है, बैगन है, ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ सरकार से तो अप्रूवल मिल गया था और सारी चीज़ जो है जनता के सामने हम लोग खूब वाला बैगन खाते रहते और धीरे धीरे कैंसर जो है एक महामारी का रूप लेता देश में। सही बात है ना। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये सुनीता नारायण और इनकी ये एनजीओ ने अपना काम ना किया होता और सारे रिसर्च करके सच्चाई का पता न लगाया होता, साथ ही साथ अब सरकार वहाँ पे कुछ सुन नहीं रही थी, फिर उसने आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन के बाद फिर सरकार ने क्या किया, उस चीज़ को वापस लिया, अपने अप्रूवल को, कंसोर्टियम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एंटी स्टेट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये क्या है, ये फेवर में है किसके, पब्लिक इंटरेस्ट के, जनता के हित में, है ना। एक आध दो जो हो सकते हैं ऐसे, एक दो की वजह से सारे एनजीओ को इस तरीके से कह देना वो अच्छी बात नहीं है। आरोप तो ये भी लगता है कि ये जो एनजीओज हैं इनको फंडिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से फंडिंग होती है ना, गवर्नमेंट से फंडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी स्टेट होने के बजाय ज़्यादातर प्रो गवर्नमेंट होके काम करते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में ही बात करते हैं। आरोप ये भी लगता है। तो अब इस आरोप का क्या करें, है ना। तो आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीज़ तो चलती ही रहेंगी, है ना। तो हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि इनकी भूमिका जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि पहले जो है ना एजुकेशन की जिम्मेदारी पूरी तरीके से किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास। बात समझ नहीं आ रही है। फिर 90s के बाद क्या हो गया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद अब क्या हो गया है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में काम, एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। ज़्यादा गरीब बच्चों को गाँव तक जो शिक्षा को पहुँचाने का काम कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं। ये कौन है, थर्ड पार्टी है ना। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करेंगे ना, लेकिन एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम तो ये कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये चीज़ जो है ये समझने वाली बात है कि वाकई में क्या हो रहा है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात किया जाए तो इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल अदा हो रहा है कि नहीं। और हर सेक्टर में आपने एनजीओ वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये हो गई है कि एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा यानी सोशल कैपिटल को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, सहयोग किया जाए, ठीक है। तो समझ में आया। मतलब ये है कि नॉन एक्टर, अरे नॉन स्टेट ही है, वो एंटी स्टेट नहीं बनते हैं। एक आध दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा जो है वो क्या है, समाज के लिए, देश के लिए, ये गुड गवर्नेंस या फिर एक एलपीजी के दौर में इनकी जो रोल है, भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है ना। और इनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जा सकती है इस तरीके की, जहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ दिखाई पड़ रही है कि वो अपना कोई पर्सनल कोई फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है ना कि बहुत सारे, जैसे दिल्ली में ना जितने भी यूपीएससी के जो टीचर लोग हैं ना, उनका अपना जो पैसे वाले हो गए हैं, उन्होंने अपना एनजीओ खोल रखा है। वहाँ से भी अपनी पत्नी के नाम से एनजीओ, इनके नाम से, वहाँ से बहुत सारा पैसा उसमें अपना डंप करते हैं, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट से भी लेते हैं, हर तरीके से पैसा कमाते हैं वो लोग।
पेपर पे चल रहा है सब कुछ। तो ये भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें, है ना, लेकिन वो इस पूरे क्वेश्चन का कंसर्न नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा गया हमको उसी पे ही फोकस पूरी तरह से रहना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ह्यूमन राइट वाले जो हैं, अब बहुत सारे नाम है ना, जैसे आप कॉमन काज एक संस्था है, कॉमन काज, इसके जो मेन है वो है अरुण शौरी। नाम सुना होगा आपने, अरुण शौरी का नाम सुना है ना। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ में, इन्होंने हमारे देश में आरटीआई, अब ये बताइए आप, आरटीआई कानून जो है इनके दबाव की वजह से और इसकी ड्राफ्टिंग में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आरटीआई जो है वो किसके लिए है, आम जनता के लिए है ना। अब ये बात और है कि लगातार ये सरकार जो है आरटीआई को कमज़ोर से कमज़ोर करती चली जा रही है ना, मतलब सीधा मना कर देती है। क्या मना कर देती है कि हम इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देंगे, मना कर दिया सीधा, है ना। तो अभी समझने वाली बात यह है कि ये जो आरटीआई जैसी चीज़ है, जिस रूप में आया था, जिस तरीके से चल रहा था, ये अगर उसी तरीके से चलता रहता और आज मजबूत और होता ना, तो जनता और ज़्यादा मजबूत होती, सरकारें मनमानापन नहीं कर पाती, डेमोक्रेसी और मजबूत होता। लेकिन लगातार आपने देखा है क्या कि इसको कमज़ोर करते जा रही है सरकार, और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को ताकत दे रही है और अपनी एजेंसीज़ को ताकत ज़्यादा दे रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा निगेटिव हो जा रहा है ना। तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि आरटीआई कानूनों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आई है ना। तो कई सारी बातें है ना, कई सारे, जैसे आप और भी कुछ नाम लिख सकते हैं। जैसे एक है MKSS, ये है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये शायद राजस्थान में काम कर रहा था, और इसने ना एक तरीके से पब्लिक हियरिंग के लिए क्या किया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, पब्लिक हियरिंग, ठीक है। जन सुनवाई, जन सुनवाई का मतलब, जैसे मनरेगा में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा था ना, तो करप्शन चल रहा था, तो करप्शन को रोकने के लिए क्या है, एक ये पब्लिक हियरिंग को क्या है, इंपॉर्टेंट माना गया है ना। तो पब्लिक हियरिंग में ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो पूरा एक बना करके भेज देता है। क्या भेज देता है कि हमने यहाँ पे ये तालाब खोदे हैं, यहाँ पे ये किया है, वो किया है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितना उन्होंने भेजा है, जैसे मान लीजिए रायपुर है, तो रायपुर का एरिया मान लीजिए 100 हेक्टेयर का अगर है, तो उन्होंने जो तालाब का जो यहाँ से भेजा है, इतना तालाब, उसको जोड़ दें पूरे तालाबों को ना, तो 200 हेक्टेयर हो जाता है, मतलब रायपुर से बड़ा तालाब खोद दिया इन्होंने। ये करप्शन है इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसी तरीके से मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में ये हो गया था कि अब वो हिमांशी का नाम सबका उधर, उर्वशी का नाम इधर, निहारिका का नाम इधर, डॉक्टर साहब का नाम, सबका नाम लिखा हुआ है। इनके साथ इनकी पत्नी, इनके पति, इनके बच्चे सब मिल करके ये काम कर रहे थे, इतना इतना पैसा इनको क्या किया, दिया गया है ना। तो रिकॉर्ड में आ गया, मास्टर रोल में आ गया। अब उस आधार पर उन्होंने क्या किया, पैसा दिखा दिया कि हमने दे दिया है, वो सारा पैसा अपने पॉकेट में डाल लेते थे ये लोग, सही बात है ना। अब क्या हुआ, पब्लिक हियरिंग होने लगी, पब्लिक हियरिंग होने लगी, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने किया था, MKSS ने किया है ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। और इसने क्या किया कि अब क्या होगा, ग्राम सभा में इसकी क्या होगी, पूरे मास्टर रोल की सुनवाई होगी। अब खड़ा हो गए सब, शेष नारायण, ये इन्होंने 15 दिन काम किया, अपनी पत्नी और इनका एक एडल्ट जो बच्चा है उसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया, इतने 1000 रुपये, इतने दिनों की मजदूरी बनी, इनको पेमेंट किया गया, ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ क्या कि निहारिका को फिर बताया गया कि ये अपने पति और बच्चों के साथ इतने दिनों ने काम किया, इतने 1000 इनको पेमेंट हुआ। निहारिका खड़ी हो गई, बोला कहाँ देहस, है ना, मुझे कहाँ दी, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, है ना। हम लोग तो वहाँ गुजरात गए थे मजदूरी करने पति के साथ, यहाँ वहाँ पे हम लोग वही थे, यहाँ तो थे ही नहीं, तो पेमेंट कहाँ से दिखा रहे हैं आप, है ना। इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं, इसका मतलब तुरंत जो है क्या हुआ, तुरंत करप्शन पकड़ा गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये क्या है, MKSS एंटी स्टेट है क्या, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई NGO है, कोई ऐसी संस्था है, अगर वहाँ पे क्या है कि पुलिस की प्रताड़ना, या पुलिस अगर मान लीजिए किसी अपराधी को ही वो पकड़ रही है, मार रही है, और उसको पकड़ने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, सच उगलवाने के लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रही है, या फिर उस मोहल्ले में जा करके ज़बरदस्ती लोगों को मारना धमकाना कर रही है ना, कि बताओ तुमने उसको क्यों छुपा के रखा है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें, है ना। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन राइट वाले पहुँच गए और पुलिस के खिलाफ जो है उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ ही FIR कराने की कोशिश करने लगे, आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये एंटी स्टेट थोड़ी हुआ,
ये उनकी ड्यूटी है कि एनी हाउ उसको क्या करना है, वहाँ पे ह्यूमन राइट और उसके लिए जो चीज़ बनाई गई है, चाहे सारे जो रूल रेगुलेशन है, उस सारी चीज़ को वहाँ पे मेंटेन करना है वहाँ पे, है ना। मतलब किसी और ने अपराध किया है, उस अपराधी की वजह से आप उसके माँ बाप को या उसके परिवार वाले या उसके दोस्तों को आप क्या कर रहे हैं, उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धमकी कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो एंटी स्टेट नहीं हो रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं। कुछ मामलों में एंटी स्टेट हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एकदम जनरलाइज नहीं है, मतलब सामान्य घटना नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी अच्छे ढंग से। ठीक, चलें। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी आपके पास, न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, सोच के देखिए ज़रा। हाँ, इसमें आएंगे, थर्ड पार्टी में आएंगे, प्रेशर ग्रुप। हाँ, तो ये सभी तो प्रेशर ग्रुप के ही तौर पे काम कर रहे हैं ना, प्रेशर ग्रुप इनको भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ें, चलें आगे। ठीक, ये हो गया। कैसे ऊपर जाएगा, साइड में स्क्रॉल हो जाएगा, एकदम साइड में जाओ। ये मतलब हाँ, ये देख लें। ये है थर्ड वाला। इसको देखिए ध्यान से। संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त परीक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द, क्या लिखा हुआ है, fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation of the Supreme Court explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. ठीक है। इसका मतलब इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, संवैधानिक नैतिकता है ना। और इसमें आप ये देखिए किसको किसके ऊपर बोल रहा है, उच्च पदाधिकारी और नागरिकों पर भी, है ना। और साथ ही साथ संवैधानिक नैतिकता को किसके संदर्भ में देखने की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात कर रहा है। और संवैधानिक नैतिकता के साथ ही इसको क्या कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता मतलब कुछ भी करने की आज़ादी, है ना। और उत्तरदायित्व मतलब बंधन, यानी एक दूसरे के उल्टा समझिएगा यहाँ पे ना। एक तरफ आपको आज़ादी मिल रही है कुछ भी करने का, और दूसरी तरफ आपको क्या कर रहा है, उत्तरदायित्व के नियंत्रण में रखा जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या हुआ, आपके अधिकार और कर्तव्य में एक बैलेंस। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये किसके ज़रिए से, ये संवैधानिक नैतिकता जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसके। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, तो किसकी से बात किया है, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक। संवैधानिक नैतिकता का पालन करने का मतलब ये हुआ, हम बार हम लोग क्लास में इस बात को करते हैं कि आप जो है प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी अगर हैं, इसका मतलब आपका जो धार्मिक ग्रंथ है, आपको जो मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है, वो आपका संविधान है। यही है ना। संविधान को क्यों कहते हैं, क्योंकि संविधान के ज़रिए से ही क्या आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आती है, संवैधानिक नैतिकता आती है। मतलब ये है कि संविधान में जो आपके मूल्य, आदर्श वगैरह जो दिए गए हैं ना, उसका पालन करना है आपको, है ना, उसका पालन करना है। तो वो क्या क्या मूल्य हैं, वो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या क्या आइडियल्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं आपके, वो जो आपके प्रीएम्बल में ख़ास तौर पर दिया हुआ है, प्रीएम्बल में दिया हुआ है ना। तो ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा आइडियल्स जो हैं आपके, आदर्श जो हैं, इसके अलावा कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो दिए हुए हैं, इसका अगर आप फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप संवैधानिक रूप से नैतिक हैं, है ना। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हमारे गवर्नमेंट की बात की जाती है तो उसके तीनों ऑर्गन की बात किया जाए ना, यानी लेजिस्लेचर की बात किया जाए, एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए और जुडिशरी की बात किया जाए, इन तीनों की बात किया जाए। और यहाँ पे हम पब्लिक की भी बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रहे हैं, है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर सभी लोग क्या कर रहे हैं, उन आदर्शों का, उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का अगर पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ फिर एक संतुलन दिखाई पड़ेगा। किस चीज़ में? आपके पास जो आज़ादी है और जो आपके पास जिम्मेदारी है, उन दोनों के बीच में एक संतुलन दिखाई पड़ेगा, है ना। अंबेडकर जी बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप ये बात करते हैं कि जो आपने देखा है ना, भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी देखा है ना, वो फ्रेटर्निटी जो है उसके साथ और क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, इंटीग्रिटी और इक्वालिटी, है ना। तीन चीज़ है ना, वो क्या क्या है, इक्वालिटी है और इंटीग्रिटी है और फ्रेटर्निटी, है ना। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ देखने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि ना ये अगर आप इन तीनों को एक साथ देखने के लायक हैं या आपका अप्रोच ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आप संवैधानिक रूप से नैतिक हैं, ठीक है ना। संवैधानिक रूप से नैतिक होंगे, इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी अच्छे से समझेंगे जितने अच्छे से आप अपने अधिकार को समझते हैं, है ना। हमारे देश में अगर जनता की बात करें हम, तो जनता जो है वो ज़्यादातर अपने अधिकारों की तो बात करती है, लेकिन अपने फ़र्ज़ की, अपने ड्यूटीज़ की बात नहीं करती है। सही बात है ना। इसका मतलब ये है कि अगर जनता के स्तर पर भी अगर वहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो संवैधानिक नैतिकता का पालन कर रहे हैं, उन आदर्शों, उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत सारी समस्याएं तो पैदा ही नहीं होंगी। सही बात है कि नहीं। और प्रशासन अगर उन सारे सिद्धांतों का पालन कर रहा है तो हमेशा वो क्या बनेगा, जिम्मेदार बनेगा, ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। सही बात है ना। अब इसी चीज़ को क्या देखना है हमको, जुडिशरी के मामले में देखना है। तो आप ये देखिए ज़रा कि जुडिशरी जो है ना, उसको संवैधानिक नैतिकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई बार ऐसा देखते हैं, अब जैसे ये भी तो एक नैतिकता है ना कि एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव है वो अपने दायरे में रख करके काम करे, एग्जीक्यूटिव है वो अपनी सीमा में रह करके काम करे, और जो जुडिशरी है वो भी अपनी सीमा में रह के काम करे। ये दोनों जो है ना ब्रीच ना करें एक दूसरे की, जो जुरिस्डिक्शन है या फिर एक दायरा जो है वो उसको एक दूसरे में उल्लंघन, वायलेट ना करें, है ना। इसका मतलब ये है कि ये भी तो संवैधानिक नैतिकता हुई ना भाई, बोलिए, है ना। तो कई बार ऐसा नज़र आता है, जैसे आपने देखा होगा इस चीज़ को, कि कई बार एक टकराहट जैसी चीज़ दिखाई पड़ती है, किसके किसके बीच में, ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर के बीच में और जुडिशरी के बीच, सब में दिखाई पड़ता है। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे फंडामेंटल राइट वाला मामला जो देखा था आपने, कि फंडामेंटल राइट को क्या करना है, आप उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये वाला मामला जो आया था ना, हम लोगों ने याद कीजिए ज़रा, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद वगैरह सब मामला, है ना। तो उसमें ये दिखाई पड़ा कि लास्ट में हमने केशवानंद भारती केस में आके क्या देखा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ठीक है, आप सारी चीज़ों में सारा परिवर्तन कर सकते हैं, सारी चीज़ों में, मतलब जैसे संविधान में आप कोई भी इस तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का जो मूलभूत संरचना है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना। सही बात। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, इसके बाद फिर गोलकनाथ, है ना, गोलकनाथ के बाद 24th अमेंडमेंट, उसके बाद केशवानंद भारती केस, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद मिनर्वा मिल्स ये वाला केस आया, है ना। तो इन सारे केसेस की अगर बात करें, अगर इसका पूरा एकदम देखें अगर, तो वहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि लास्ट में आने के बाद ये बात समझ में आई, ये टकराहट जो है कहीं से भी अच्छा नहीं है। संवैधानिक नैतिकता का पालन करते हुए एक बीच का रास्ता, मतलब आप सारी चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं ना। संविधान में कोई भी संशोधन आप कर सकते हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है उसके आधार पर आपके पास राइट है ना। लेकिन आपको क्या है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो संविधान की मूल भावना है ना, उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। तो एक बैलेंस हो गया ये, ठीक है ना। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जुडिशरी जो है ना, जब मामला जाता है, जैसे मैं आपको एक आगे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे इलेक्शन कमीशन अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ना, इलेक्शन कमीशन ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है अभी। तो इलेक्शन कमीशन की बात करें हम, तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में जो उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी पहले, तो उसमें
बदलाव किया, इस सरकार ने बदलाव किया। और ज़्यादातर जो ये हो गया ना कि अब जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो सरकार है उसमें ज़्यादा उसका क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया। मतलब जुडिशरी को उसमें से हटा दिया। जो पहले एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, चीफ जस्टिस और फिर उसके बाद एक जो प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, ये तीन मिल करके किसी को भी अपॉइंट करते थे इलेक्शन कमीशन के तौर पे। तो ये चीज़ जो है क्या हुआ, ये चीज़ अब बदल गया है। अब क्या हो गया है, अब एक प्रधानमंत्री रहेंगे और एक जो है लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी रहेगा और एक जो है प्रधानमंत्री कहीं कोई बंदा रहेगा, जैसे अभी अमित शाह है ना, तो अमित शाह प्रधानमंत्री। अब 2-1 से तो ये जीत ही जाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे ना। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो ही जाएगा। अब इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। बोले कि ये सरकार का अपना अधिकार है, वो इस मामले में जो भी करे। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा नहीं किया। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में जो अपॉइंटमेंट जो कमेटी है उसमें एक जो पक्ष होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, बहुत सारे लोग इस तरीके कहेंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी ने अपने जो है सीमा से बाहर जाकर के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। कई सारी बातें ऐसी होंगी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हुआ, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ये सब के बारे में सुना होगा आपने ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह सब सुना होगा आपने। तो पहले क्या होता था ना, जो एक रूल होता है लोकल, ये होता है, इसमें ये होता है ना कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो उसमें क्या होता है, अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाता है ना। तो अब ये वाला जो रूल है ना, इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा उसको, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना थोड़ा लिबरल हो गया, थोड़ा छूट दे दिया कि अब एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, अपने मामले को लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से जा करके मामला ले जा सकता है वहाँ पे। और इतना ज़्यादा एक्टिव होकर सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है कि कहीं से अखबार का अगर क्या हो गया, अगर कोई एक टुकड़ा भी मिल गया है ना, तो उसको भी क्या करता है, उसको भी एक्नॉलेज कर लेता है। ठीक है ना, उस आधार पे भी वो क्या है, अपना वहाँ पे जुडिशियल जो भी प्रोसीजर है अपना स्टार्ट कर देता है उस व्यक्ति को या उस कम्युनिटी को या उस क्षेत्र को वो मतलब जस्टिस दिलाने के लिए। अब यहाँ तक हो गया सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से काम कर रहा है ना। तो जब हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी की बात जो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनता को आप इस तरीके से देखिए कि आर्टिकल 21 में वो सारे अधिकार उसमें डाल दिए जो आपको डिग्निटी के साथ जीना है। मतलब साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छा हेल्थ सिस्टम, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ना, आपको हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकता है, आपकी डिग्निटी के साथ, भले आप अपराधी हों लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 में डाल दिया है। मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें एक इंसान को इंसान के तौर पे जीना, जीते तो इंसान है और जीते तो जानवर भी है ना, लेकिन फ़र्क क्या है, उनके साथ डिग्निटी नहीं होती, हमारे साथ डिग्निटी होती है ना। तो वो सारी चीज़ें किसने किया है, अधिकार संपन्न आपको किसने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा बनाया ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है तो इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना, बोलिए, है ना, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे ना अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ी भी हो जाती है। और फिर उसके बाद ये भी होता है ना, कई सारे न्यायाधीश ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे जस्टिस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पावर को बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है उनका ईगो जो है वहाँ पर ज़्यादा काम करने लगता है ना। तो कई सारे ऐसे मामले हैं। जैसे देखिए एक मामला आया हुआ था कि जो हाईवे होता है ना, हाईवे जो होता है, तो हाईवे के किनारे किनारे शराब की दुकानें नहीं होंगी, वहाँ पे बिक्री नहीं होगी, ये एक पाबंदी लगी है ना। अब उसमें जुडिशरी ने क्या किया, उसने ये कहा कि किनारे ही नहीं, 500 मीटर अंदर तक भी क्या होना चाहिए, शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब ये बड़े जो शराबी लोग होते हैं ना, बड़े मतलब 500 मीटर का 1 किलोमीटर, 2 किलो, 5 किलोमीटर के अंदर होगा तो चले जाएंगे, 500 मीटर तक तो। लेकिन इसकी आलोचना हुई कि ये काम जो है ना वो किसका है, पार्लियामेंट का है, एग्जीक्यूटिव का है, उसको ये बात समझना चाहिए था ना। जुडिशरी को इस सब मामले में ना इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक जो टर्म आ जाता है न्यायिक संयम, संयम में रहना चाहिए। मतलब ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, इस तरीके से अपनी सीमा क्रॉस करके आपको हर जगह जो है मुँह नहीं मारना चाहिए। गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये हुआ इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ कही जा रही है वो हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना तो वहाँ से सारी चीज़ें, मैं आपको अभी फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना।
तो वहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो संवैधानिक नैतिकता है, अगर संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाए तो न्यायपालिका भी अपने दायरे में रहेगी, है ना, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ना, विधायिका और कार्यपालिका जो है वो फालतू का कोई जो है वहाँ पे अनड्यू प्रेशर नहीं बनाएंगे, मतलब बिना ज़रूरत के कोई ऐसा प्रेशर न्यायपालिका पर नहीं बनाएंगी, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि संवैधानिक नैतिकता क्या करता है, संवैधानिक नैतिकता जो है, अगर इसमें आप दो टर्म ने देखा ना, एक तो इंडिपेंडेंस, किसका, इंडिपेंडेंस, है ना, ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। और हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, है ना, संवैधानिक नैतिकता के संदर्भ में। तो अब ये संवैधानिक नैतिकता जो है किस तरीके से इंडिपेंडेंस को भी बनाए रखती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी बनाए रखती है। मतलब अगर हम ये कहते हैं इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके विधायिका और कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, इसके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर ना बनाए। इसके लिए जो चीज़ें इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक तरीके से इंश्योर किया हुआ है, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से किया जाए, है ना। और इसके अलावा बीच में कोई इस तरीके की चेंजेस ना किया जाए जिससे इनके ऊपर प्रेशर बने, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अगर पालन किया जा रहा है तो इनके इंडिपेंडेंस भी जो है बचा रहेगा, है ना। और दूसरे जो कोर्ट है ना, न्यायपालिका जो है ना, वो भी इस बात को समझे कि हमें इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी हमारे लिए क्या है, वो अकाउंटेबिलिटी है। मतलब ये है कि हम अपनी सीमा में रहें, अपने दायरे में रहें, हमारा उद्देश्य जो हो वो पावर पाना नहीं हो, बल्कि क्या हो, जनहित हो और संविधान की रक्षा करना हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी नैतिकता ये है कि संविधान की रक्षा, लोगों के अधिकार की रक्षा, ये सब मोटिव के साथ वो क्या करे, अपना काम करे। तो अभी तक यही चीज़ समझ में आया है। जैसे अगर मान लीजिए NJAC की बात करें हम, NJAC, है ना, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, है ना, ये लाया गया था, शायद 100th जो अमेंडमेंट लाया गया था। तो ये जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा कि क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि इससे ना जुडिशरी का क्या है, इंडिपेंडेंस जो है ना वो छिन जाता है ना, स्वतंत्रता उसकी छिन जाती है। जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका होना क्या है, संविधान का आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको मेंटेन होना चाहिए, है ना। तभी वो बिना डर के, बिना भय के, बिना प्रेशर के क्या कर सकती है, न्याय कर सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखने वाले, इसकी आप आलोचना करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, जो पढ़ेंगे तो सब चीज़ पढ़ेंगे भी, तो ये सब चीज़ें, कमी भी इसमें बहुत सारी है, पारदर्शिता नहीं है, भाई भतीजावाद बहुत है ना, एक ही परिवार से लोग बने जा रहे हैं, सारे इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ की आलोचना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे ना तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ ना, रूल इस्टेब्लिश बाय, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये था ना। लेकिन आपने देखा क्या कि 1978 में मेनका गांधी केस में इन्होंने क्या है, आर्टिकल 21 में इन्होंने ढूंढ निकाला क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, है ना। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, इसका मतलब उसका सब्सटेंस भी देखेगी, वो अंतर्वस्तु को भी देखेगी। इसका मतलब एक्चुअल में अभी क्या होगा, यहाँ पे जस्टिस होगा। और इसी बेस पे ही क्या हुआ, बहुत सारे जस्टिस उन्होंने किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्णय दिए हैं, बहुत सारे न्याय किए हैं ना। इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों से भी ये समझ में आता है कि न्यायपालिका ने क्या किया है, एक जिम्मेदार होकर के अपना काम किया, पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, और संविधान की जो एक तरीके से संरक्षण किया है, ठीक है ना। कहीं एक आध दो जगह ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपवाद स्वरूप है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन करते हुए जुडिशरी ने क्या किया है, जुडिशरी ने अपने इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना के चला है। यही क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक। जब ये सब चीज़, जब जुडिशरी हम पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से, मैं आपको इतने सारे केसेस बताऊंगा, लिखाऊंगा, सारी चीज़ें एकदम इतना प्रैक्टिकल मैनर में आपको बताऊंगा ना कि आप जब पढ़ लेंगे ना उसके बाद ना आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सही मायने में समझ पाएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए तो आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये हो गया ना, ये वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है,
इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके थोड़ा दिमाग में भी अगर गया हो तो बताइएगा। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद अ फ्यू प्रोसीजरल हर्डल्स. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to change the constitution. है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये सीधा सीधा संविधान संशोधन के बारे में बोल रहा है ना, कि पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरीली कुछ भी कर ले, मनमाने तरीके से कुछ भी कर ले। वहाँ पे क्या है, कुछ हर्डल्स हैं प्रोसीजरल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसीजरल हर्डल क्या है, एक आर्टिकल है, वो क्या है, आर्टिकल 368 है ना। आर्टिकल 368 में कहा गया है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट करना है अगर, है ना, फंडामेंटल राइट करना है आपको, डीपीएसपी करना है, जब ये सब चीज़ों में चेंज करना है आपको ना, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, जो प्रेजेंट और वोटिंग जो है जितने भी मेंबर्स ना, उनका 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसका क्या है 2/3, ठीक है, और जो टोटल है उसका क्या होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी, है ना। मतलब ये है कि 543 अगर है तो 272 जो होना चाहिए। अब ध्यान रखना है, प्रेजेंट और वोटिंग जो है अगर ये 272 से कम है तो इसका मतलब ये वाला जो है वो चेंज नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है ना। कम से कम 272 होना ही चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है ना। और 2/3 या तो फिर 2/3 अगर तो इससे ज़्यादा हो, इससे कम ना हो, ये कंडीशन है ना। तो एक तरीके का क्या है, एक तरीके क्या है, सरकार का मनमानापन नहीं चल पाएगा यहाँ पे ना, एक हर्डल हो गया ना। इसी के साथ साथ मान लीजिए क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें हम, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें हम, आपको प्रेसिडेंट के मामले कुछ कम करना है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ चेंज करना, हाई कोर्ट के मामले में कुछ चेंज करना है, तो ऐसे मामले में क्या होगा कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ प्लस जो है कम से कम हाफ ऑफ स्टेट का क्या होगा, वहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए आपको, मतलब अनुसमर्थन चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ऐसे मामले हैं जो संघवाद से, फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन के मामले में है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट चेंज करना है आपको, तो वहाँ पे क्या करना होगा आपको, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, लेकिन कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, रेटिफिकेशन भी चाहिए वहाँ पे, तब जाके चेंज कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, और ज़्यादा कड़ा प्रावधान कर दिया गया है, और ज़्यादा क्या कर दिया गया है कि आप आराम से कोई संशोधन आप संविधान में नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे प्रोसीजर जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी को क्या कहा गया है, प्रोसीजरल हर्डल, यानी प्रक्रियात्मक बाधाएं। या बात क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखिए आप जरा, इसके बाद क्या कह रहा है, ये देखिए, इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का। अब सारभूत क्या है भाई, जो केशवानंद भारती केस में जो उसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो क्या है, वो सारभूत है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही सारभूत है। इसका मतलब ये है कि आप ये प्रक्रियात्मक जो तरीका है वो तो आप अपनाएंगे ही अपनाएंगे, जहाँ ज़रूरत है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी की और जहाँ ज़रूरत है आधे राज्यों के समर्थन की, वो सारे प्रोसीजर अपनाएंगे ही अपनाएंगे। उसके बाद भी आपको क्या है, आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि उसके बाद भी अगर आपने चेंज कर लिया है, आपने पूरे प्रोसीजर को अपना करके चेंज कर लिया, आपने संविधान में संशोधन कर दिया आपने, उसके बाद भी ये देखा जाएगा कि कहीं आप बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की आधारभूत संरचना, उसकी आत्मा का तो कहीं वायलेशन नहीं कर रहे हैं ना। अगर वहाँ पे भी अगर हो जाता है, यानी सारे प्रोसीजर आपने अपना लिए, सारी चीज़ कर लिया आपने, और उसके बाद अगर ये समझ में आता है कोर्ट को कि यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, अगर इसका मतलब ये है कि फिर वो उसको क्या कर सकता है, नल या वॉइड घोषित कर सकता है, यानी शून्य उसको घोषित कर सकता है। ये बात समझ में आएगी नहीं, यही क्वेश्चन है, यही लिखना है, ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन था इसका, ठीक। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम। ये है, देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में कोलिजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
ठीक है, कितने 250 शब्दों में लिखने हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना। इसको देख लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है ना, तो न्यायिक स्वतंत्रता देखिए, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले जो हुआ था वो ये हुआ था कि जैसे इमरजेंसी वगैरह लगी है ना, इमरजेंसी वाला जो के दौरान जो है न्यायपालिका पे बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे। न्यायपालिका उस समय काफ़ी क्या थी, प्रेशर में थी गवर्नमेंट के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में कई सारे ऐसे निर्णय दिए। खासकर एक मामला था जबलपुर वाला केस, हैबियस कार्पस वाला, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला, है ना। उसमें इस तरीके का उन्होंने क्या दिया था, अपना जो डिसीजन दिया था, जो क्या है एक तरीके से न्यायपालिका पर एक कहीं ना कहीं वो दाग था एक तरीके से, है ना। उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस इतनी ही बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी सरकार अगर बहुत मजबूत है तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी, किसमें, किस पर, न्यायपालिका पर। वो अपने पक्ष में ही सारा चीज़ कराना चाहती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष में कराना चाहती है। और वहाँ पे क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो सीनियरिटी की अगर बात किया जाए तो सीनियरिटी में कोई और जज था वहाँ पे, जिसको कि वहाँ पे क्या बनाना था, CJI बनाना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना था। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसको मतलब मुख्य न्यायमूर्ति देश का, है ना। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो टोक दिया कीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, पूछ लिया कीजिए। या फिर वो फैन वाला जो है उसको ऊपर थोड़ी देर बंद कर देते हैं सर, ऑप्शन मत सुझाइए, आपको ठंडी लग रही है ना, बस। नहीं नहीं, फिर उसको थोड़ा ऊपर करते हैं, वो सीधे चेहरे पे पड़ता है। आपके चेहरे पे तब तक अच्छा लगता है। अच्छा ठीक, आपने कह दिया बंद कर दिया। देखिए वैसे भी आप डॉक्टर साहब हैं ना, ये अच्छा जवाब था, थैंक यू सर, है ना। अच्छा हाँ सर, ऐसे ऐसे करने लगते हो, अच्छा नहीं लगता लेकिन थैंक यू सीधा बोल लेते हैं ना, तो ये सबसे अच्छा चीज़ होता है ना। अभी सब चीज़ की आदत डाल लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देख ही रहे हैं ना, क्या चाहिए उसको, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो बात क्लास में आपसे बार बार कहता हूँ ना, उसकी आदत डाल लीजिए अब आप। मतलब आज हर अदा में, हर नखरे में, नाज में आपके नज़र आए कि ये IAS ऑफिसर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप भीड़ में भी अलग नज़र आएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भीड़ में भी अलग नज़र आएंगे। आप सबके साथ रहेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबसे प्यार से मिलेंगे, जलेंगे, सब सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी आप सब में अलग नज़र आएंगे। इसको बोलते हैं पर्सनालिटी, और ये होता है, इसको बोलते हैं सिंपली द बेस्ट। सिंपल है लेकिन बेस्ट है ना। तो ये पर्सनालिटी अगर आपकी है तो इसका मतलब ये बेस्ट पर्सनालिटी है, यही चाहिए देश को, यही पर्सनालिटी चाहिए, है ना। जहाँ जनता आपको ना मालिक के तौर पे ना देखे, स्वामी के तौर पे ना देखे, अपने दोस्त के तौर पे देखे, अपनी बातें कह सके, आपसे उम्मीद लगा सके, ठीक है ना। आपके पास आए, आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी में वो ना देखे कि ये आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी है, इसका जो है पेनिट्रेशन नहीं हो सकता है, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने बना के रखा है इस तरीके का, ठीक। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक। हाँ, तो कॉलेजियन सिस्टम ना, तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ समझ में आने लगी कि बहुत ज़्यादा जो है एक इंडिपेंडेंसी जो होनी चाहिए जुडिशरी की, वो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, वो उस पर एक तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो अब कई सारे मामले ऐसे थे कि अब जो है, अब इसी चीज़ को आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम में देखिए ना, कॉलेजियम सिस्टम में देखिए कि इसके पहले तक ना जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होता था ना, जजों की जो नियुक्ति होती थी ना, उसमें जो सुप्रीमेसी थी किसकी थी, एग्जीक्यूटिव की, इन्हें राष्ट्रपति करता था, राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ था। बस वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ये उसने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उससे कंसल्ट करेगा, और अपॉइंटमेंट जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यही होंगे ना भाई, सही बात है कि नहीं। अब क्या हुआ कि एक केस आया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, है ना, फर्स्ट जजेस केस, ये आया था 1981 में। इसको बोलते हैं ना, ये केस का नाम था SP गुप्ता, है ना, SP गुप्ता बनाम SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये केस था, ये 1981 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, क्या कहा कि हाँ ठीक है, ये जो राइट है वो पूरा क्या है, एग्जीक्यूटिव का है, अपॉइंटमेंट ऑफ जज, है ना। यहाँ पे जो आपका जो वो न्यायाधीश जो सलाह लेना है, मशवरा करना है, कंसल्ट करना है, वो क्या है, सिर्फ कंसल्टेंट है, वो कंसल्ट करना ही सिर्फ है वो, है ना। वो एक तरीके से ऐसा नहीं कि कंसेंट लेना अनिवार्य, ऐसा नहीं है,
ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी बनी रही, सर्वोच्चता बनी रही इस मामले में, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया सेकेंड जजेस केस आया। सेकेंड जजेस केस जो आया वो 1993 में आया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम जो है पैदा हुआ मतलब ये हुआ कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज से जो आपको सलाह लेनी है, मशवरा करना है, परामर्श लेना है, वो बाध्यकारी है। मतलब ये है कि अगर उसकी सहमति अगर नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से किसी को जज नहीं बना सकते, ठीक है ना। और साथ साथ उसमें ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होगा वो, और जो दो जो होंगे सीनियर मोस्ट जजेज होंगे ना, इनका मिल करके इनका क्या होगा, आप इससे सलाह लेंगे और ये जो है अपने सीनियर मोस्ट जजों से क्या करेगा, सलाह ले करके उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे फैसला लेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि इसको जज बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? 1993 में सेकेंड जजेस है ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस टाइप का केस था। तो सेकेंड जजेस वाला केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो करने हैं, उस नियुक्ति में, उस अपॉइंटमेंट में जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के वक्त CJI से परामर्श करेगा, वो परामर्श क्या है, बाध्यकारी है, अनिवार्य है। बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब वो सिर्फ परामर्श नहीं है, वो अनिवार्यता है, वो बाध्यकारी है। और यहाँ पे CJI से जब परामर्श वो मांगेगा तो CJI क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम यानी जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके साथ परामर्श करेगा, उसके बाद क्या लेगा, फैसला लेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को ये बताएगा कि इसको जज बनाना है कि नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सेकेंड जजेस वाला फैसला हो गया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम क्या, थर्ड जजेस। थर्ड जजेस केस जो है वो 1997 यहाँ पे आया, 1997 में आया। तो 1997 में क्या किया गया, यहाँ पे CJI+2 थे ना, अभी क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया CJI+4 मोस्ट जो सीनियर जजेस हैं उनको मिला के पांच जजों का कॉलेजियम बना दिया गया। ठीक, और ये वाला जो मामला है, जो थर्ड जज वाला 1997 में जो आया था, वो एक आर्टिकल है आपका 143 आपके संविधान में, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी मामले में किससे मांगता है सलाह, सुप्रीम कोर्ट से। तो यही आर्टिकल 143 का क्या किया उसने यूज़ करते हुए राष्ट्रपति ने क्या मांगा, सलाह मांगा, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या हुआ, जजों ने एक फैसला दिया कि अब जो है एक्चुअल में यहाँ पे CJI+2 नहीं बल्कि CJI+4 होंगे, है ना। ये लोग मिल करके बहुमत से अपना निर्णय लेंगे और उसके बाद ये जो कहेंगे, और मतलब एकदम बिल्कुल इनकी सहमति अनिवार्य है, बाध्यकारी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है एक फोर्थ केस आता है। वो फोर्थ केस क्या आता है, तो शायद वो 100 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, उसके तहत क्या किया गया था, NJAC है ना, जो राष्ट्रीय जो कहते हैं जजों की नियुक्ति के लिए, है ना, एक कमीशन बनाया गया था, वो उसके लिए आया था, जिसमें क्या किया गया था, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज सभी को मिला करके, और कुछ इमिनेंट पर्सनालिटी जो है बाहर से, उनको मिला करके एक कमेटी बनाई गई थी जिसके रिकमेंडेशन पे क्या करना था, अपॉइंटमेंट ऑफ जज करना था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना जज, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये इस मामले में वो क्या किया कि बोला कि नहीं, ये गलत है। NJAC जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, उसको क्या ना कहीं वो बाधित कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। NJAC वाला 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब तब से लेकर के अब तक यही चीज़ चली आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका कॉलेजियम सिस्टम का विकास हो गया, ठीक। पढ़ना है, लिखना है, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैं लिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा ना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है एक तरीके से ओवरव्यू कर रहे हैं उसको, ताकि आप अपनी पढ़ाई को दिशा दे सकें, सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कर सकें, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर, आगे चले। अब हाँ, उसमें यही कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसकी सुप्रीमेसी है इस मामले में। मतलब ये है कि परामर्श जो लेना है सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से, वो सिर्फ परामर्श है, उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है, ये कहा था उसने, ठीक।
अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में। वो क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य, अच्छा इससे कॉम्परेटिव स्टडी कराया है। संयुक्त राज्य हमारे यहाँ तो समझ में आ गया, संयुक्त राज्य में किस तरीके का प्रोविज़न है इस मामले में वो भी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। किसका फ़ोन बज रहा है? बाहर है कोई। अब हम थोड़ा सा यूएसए में देख लेते हैं। यूएसए में क्या है भाई? यूएसए में अच्छी बात ये है कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ का, वो क्या करता है, एक नाम फाइनलाइज करता है, ठीक है ना, नाम फाइनलाइज करता है कि ये बंदा जो है क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ठीक, बात समझ आ रही है ना। फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो सीनेट है, आपका सीनेट है ना, तो सीनेट क्या करती है, एक जुडिशियल कमेटी बनाती है, ठीक है ना। उस कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति को इसने क्या कहा है, एक शॉर्टलिस्ट किया है प्रेसिडेंट ने, उससे क्या करती है, वो उससे सवाल जवाब करती है। सवाल जवाब क्या होता है भाई, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप कितना आज तक जो है इम्पार्शियल रहे हैं अपने मामले में, आप क्या क्या किए हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है उनके बारे में, पूरी पारदर्शिता वगैरह सारी चीज़ों के बारे में सवाल जवाब होता है, ठीक है ना। सवाल जवाब हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सीनेट जो है ना उस पर वोटिंग करती है। क्या करती है, वोटिंग करती है। अगर वोटिंग से क्या हो जाता है, वो उसको ज़्यादा वोट मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको क्या बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है। और ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि वो जब तक, मतलब हमारे यहाँ कितना है, हमारे यहाँ 65 साल तक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें तो 65 साल है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक समय है ना कि हाँ इतने साल तक ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर अमेरिका की बात करें तो वो क्या होगा, मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक, अगर उसके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया ले आके हटा दिया तो अलग बात है, या फिर उसने खुद रिज़ाइन कर दिया तो दूसरी बात है ना। नहीं तो ऐसे जो है वो जब तक जिंदा है तब तक वो क्या करेगा, वो वहाँ पे काम करेगा। ठीक, बात समझ आई कि नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो अच्छी बात है वो क्या है, यहाँ पे जो मतलब अपॉइंटमेंट है उसमें आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिल करके उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से ये है कि किसी की इसमें मोनोपोली नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वहाँ सर्वे सर्वा होता है तो राष्ट्रपति जिसको चाहे वो बना दे, सही बात है ना। यहाँ पे सीनेट का वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे इसकी सहमति होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट में क्या होगा, पार्शियलिटी जैसी चीज़ नहीं आएगी, है ना। दूसरी बात ये है ना कि यहाँ पे कहीं ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना इस मामले में आ जाती है। कैसे आ जाती है कि अगर मान लीजिए सीनेट की बात करें हम, वहाँ पे जो उनको फाइनलाइज कर रहे हैं वो भी तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले हैं ना भाई। इसका मतलब ये है कि वो अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे अमेरिका की बात करें ना तो वहाँ पे वामपंथी जो विचारधारा है ना, वामपंथी विचारधारा को एक गाली के तौर पर समझा जाता है। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अमेरिका में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जोहरान ममदानी का जो है ना न्यूयॉर्क मेयर वाला, तो वो थोड़ा सा उसका झुकाव, इंक्लिनेशन जो है उसका थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ है और उसको बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ा झुकाव के तौर पे देखा जा रहा है। वहाँ पे सारी चीज़ें फ्री की बात कर रहा है, वो सस्ता की बात कर रहा है, ये सब बात कर रहा है, मतलब खुले आज़ादी प्राइवेट सेक्टर को वाली बात नहीं कर रहा है वो, है ना। तो थोड़ा चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, समय के साथ बहुत सारे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है ना वो आपके लिए क्वेश्चन बन जाए आगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये सब फ़ायदे हैं। और इसके साथ ही भारत की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, जुडिशियल जो इंडिपेंडेंसी है वो तो बनी हुई है कॉलेजियम की वजह से। दूसरी बात ये है ना कि इसमें जो एक ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है ना, उस ट्रांसपेरेंसी की कमी को दूर करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर जैसे यहाँ पे है ना, और इसके अलावा कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज़ आपके जो है सिविल सोसाइटी से, वो भी अगर इस अपॉइंटमेंट में शामिल हो जाएं, इसका मतलब है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं जो भाई भतीजावाद पे लगता है, कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने परिवार में किसी न किसी को धीरे धीरे जज बनाते हुए वो ले आता है सुप्रीम कोर्ट तक। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जैसे अभी जो CJI जो हैं गवई साहब, उनके भतीजे को अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, तो उसमें ये हो रहा है कि फिर एक थोड़ा सा आरोप इनके ऊपर भी लग रहा है ना। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे प्रोसीजर में नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा क्या है,
वो रिलेशन में है, इसका मतलब ये है कि मैं पूरे प्रोसीजर में नहीं हूँ, इसके लिए दूसरे जो लोग हैं वो लोग उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ है। लेकिन ये है कि सिस्टम बन जाना चाहिए जिससे क्रेडिबिलिटी बनी रहे, है ना भाई, विश्वसनीयता बनी रहे। तो एक जो है सारे क्राइटेरिया, सारे स्टैंडर्ड जो है फाइनलाइज हो जाने चाहिए, वो सारी चीज़ लिखी रहनी चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही अच्छे से? चलिए आगे, अब क्लियर हो रहा है ना? उर्वशी क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना एक तरीके से वही है कि पर्यावरण दबाव समूह क्या है, वो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, किसकी? चिपको आंदोलन की बात करते हैं, कल्प वृक्ष एक आंदोलन है, ग्रीन पीस है आपका, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, हसदेव बांगो वाले भी कुछ ऐसे पर्यावरणवादी जो कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, टिहरी आंदोलन की बात कर लें, एपिको आंदोलन की बात कर लें। तो इस तरीके के बहुत सारे इस तरीके से पर्यावरण दबाव समूह हैं जो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से भारत में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसका मतलब जनता जागरूक हो रही है ना भाई, सही बात है कि नहीं? अभी हसदेव वाला जो मामला है इसमें कितना ज़बरदस्त आंदोलन वगैरह हुआ ना, इसका मतलब जनता जागरूक हो रही है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं नीतियों को प्रभावित करने में, यानी सरकार अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है इसके दबाव में आकर के, इसका मतलब क्या हुआ? और ये मामला ये भी है ना कि भारत में अगर ये आंदोलन भी करते हैं, साथ ही साथ न्यायपालिका का भी सहारा लेते हैं लोग, जाते हैं वहाँ PIL वगैरह दायर करके, फिर उसके बाद न्यायपालिका से भी स्टे करवा लेते हैं, उसका भी एक प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, है ना। तो इसको बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं, एंटी स्टेट, सरकार भलाई के लिए करना चाह रही है, ये लोग जो है पैरेलल खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं मानने वाली बात है ना, थोड़ी बहुत अपवाद हो सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है, आप क्या समझते हैं समझिए इस चीज़ को, है ना, मेरा अपना स्टैंड है ये। तो यही सब चीज़ें हैं, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए, ये सब न्यूज़पेपर में आता रहता है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ऐसे सारे जितने भी इस तरीके के प्रेशर ग्रुप है, ऐसे सारे NGOs, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में कुछ भी न्यूज़पेपर में आ रहा है तो आप उसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि वहाँ नाम आपको देना पड़ेगा और उसकी भूमिका को बताने के दौरान एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि इनके दबाव में आके ऐसा हुआ, इनके दबाव में आके ऐसा हुआ, इनके दबाव में ऐसा आया। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ कि नहीं आ रही है? तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गई बातें? आगे चले। ये है अगला क्वेश्चन, देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, सोच के देखिए ज़रा, है ना। डिजिटल एरा में आज चिल्ड्रन का जो चैलेंजेस है चिल्ड्रन के सामने, वो क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। सही बात, आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गेमिंग में और इस टाइप में जो ऑनलाइन जो चलता है उसके चलते उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोर्न इंडस्ट्री की हिस्सा हो गए, उनको पता भी नहीं चला। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक तौर पे क्या हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक हमारे पास जो है नेशनल जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये वाला जो एक कमीशन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसका काम जो है आज क्या हो गया है, एक बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है ना। और ये बोल रहा है कि इसका जो आज के समय में जो भूमिका होगी, और इसके अलावा भारत में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीज़ पूछा हुआ है। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कितने टाइप की इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं इस मामले में बच्चों के साथ, पोर्न इंडस्ट्री में आप देख ही रहे हैं, है ना। इसके अलावा गेमिंग वाले में भी देख रहे हैं, बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो है सुसाइड भी कर ले रहे हैं, है ना। साइबर बुलिंग वगैरह हो रही है ना, मानसिक प्रताड़ना वगैरह सारी चीज़ें। इसके अलावा सेक्स एब्यूज़ वगैरह जैसी चीज़ें हो रही है ना। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बनना बिल्कुल लाजमी था, बना भी है ना। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं अपने देश में। जैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, टाइम भी ज़्यादा होने लगा। जैसे एक है ये एक्ट है ना, ये 2012 में आया है। इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि डिजिटली अगर सेक्स एब्यूज़ वगैरह ऑनलाइन अगर हो रहा है तो इस पर क्या किया जाए, इस पर इसको एक अपराध माना जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि जैसे IT एक्ट है, IT एक्ट में भी IT एक्ट 2000,
ठीक है ना। इसमें भी क्या किया गया है, इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं इसका मतलब है उसको अपराध माना गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने, एक्शन लेने की बात हो रही है ना। इसके अलावा आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो आपका शायद 2015 का है, इसमें भी ये सारी चीज़ें की गई हैं और इससे जो पीड़ित बच्चे हैं ना उनका रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए इसमें प्रावधान करने की बात की गई है। इसके अलावा आपका नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट है ना, NCPCRA जो है, इसको भी क्या है एक ऐसी संस्था माना गया है जो इस मामले में क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा है ना, मॉनिटरिंग करेगा और जहाँ पे जो चीज़ की जैसी ज़रूरत है उस तरीके के काम करेगा, मतलब उस दिशा में अपनी भूमिका निभाएगा है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे क्या जो आपका IT मिनिस्ट्री है ना, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है ना, तो IT मिनिस्ट्री भी क्या कर रहा है 2021 में कई सारे ऐसे गाइडलाइंस जो है उसने जारी किए हैं जिसमें क्या है कि डिजिटल एरा में बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही, जो गलत हो रहा है उसको क्या है उसको बचाया जाए, उससे उसको बचाया जा सके, तो ऐसे गाइडलाइंस वगैरह भी उसने जारी किया है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ये क्या है सटीक नहीं है। ये क्या किया गया है, मतलब स्पेशल कोई ऐसा काम नहीं किया गया है कि इस तरीके से बच्चों को बचाया जा सके है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको एक सलाह सुझाव देना पड़ेगा कि साइबर लॉज जो है इस तरीके ले आया जाए जहाँ कानून को कड़ा बनाया जाए और उसके दायरे में वो सारी चीज़ें ला दिया जाए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम ये कहते हैं कि एक अवेयरनेस जैसी चीज़ जो है वो बढ़ाने की बात है ना, जैसे बोलते हैं एक डिजिटल एजुकेशन की बात किया जाए है ना, और इसके अलावा कैसे प्रोटेक्शन वगैरह सारी चीज़ करना, ये सारी चीज़ें माँ बाप को भी क्या करना होगा, इस पर अपनी एक निगरानी रखनी पड़ेगी, इसके साथ ही साथ सोसाइटी को भी अपनी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी है ना। तो कुछ इस तरीके के आप अपने सुझाव दे करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, सोच के देखिए जरा। अगर आप न्यूज़पेपर भी ढंग से पढ़ रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन जो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बर्निंग इशू है इंडिया में, अब बर्निंग इशू है अगर आपके दिमाग में है और आपको देश की चिंता है, देश के बच्चों की चिंता है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको परेशान किया होगा, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर आप रेगुलर रीडर हैं अगर, तो ये जब भी आया होगा ना उसको आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें तो आराम से बैठी जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछो ना, कभी भी आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कोई किताब पढ़ के थोड़ी आएगा, 24 घंटा में 18 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ने से थोड़ी आएगा। क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा, चाय की टपरी पे आ जाएगा लेकिन, है ना, सही बात है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, कितना पढ़ना है। ठीक, थोड़ा थोड़ा भरोसा मुझ पर होता है आप लोगों को, कितना होता है, पहले नहीं होता था नहीं ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, मतलब ये भी क्या है कि मतलब अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन देखने के बाद अगर भरोसा कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना, ये भी बहुत। लेकिन PYQs देखते होते हैं ना तो पहले भरोसा हो जाता है आपका। PYQ देखने के बाद ही अच्छा, तो ये तो अभी आपने बोला है, ये तो ये क्वेश्चंस नहीं हो, PYQ अच्छा क्वेश्चंस। ठीक है चलिए। तो ये नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब है ना, ओवरलोड हो गया थोड़ा सा काम करना इस वजह से कभी कभी हो गया, चलें आगे, क्लियर। कौन सा क्वेश्चन टफ लगा आपको बताइए ज़रा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ करके, अगर आपने 15-20 क्वेश्चन देखे हैं तो 15-20 क्वेश्चन में आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन जो है जो न्यूज़पेपर पढ़ के आप कर सकते हैं, है ना, सही बात, बस समझना है आपको ये सब, है ना। तो बुक कितना पढ़ेंगे, एक ही बुक को कितनी बार पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक पढ़नी है ना, वो सारी चीज़ तो हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं। तो ऑथेंटिक बुक जो अच्छी बुक जो है आप एक बुक पढ़ लीजिए, 2-4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए, हो गया बस। बाकी सारा काम तो यही करना है, चलते फिरते आपस में डिस्कशन करते, आप लोग को मज़ा आएगा। लेकिन बस मुझे आ जाने दीजिए दिल्ली से वापस इस बार, है ना, तो संडे को मैं आप लोग बुलाऊंगा ना तो आप लोग बहुत मज़ा आएगा, आप लोग एकदम मज़ा आ जाएगा, दिशा ही बदल जाएगी पढ़ाई की आप लोगों की, है ना, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। आप लोग को सवेरे आँख खोलेंगे सबसे पहले तो जाएंगे कहाँ पे, डोर पे जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे हॉकर ने पेपर डाला है कि नहीं डाला है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सच में ऐसे ही होता था, डेलीगेसी में रहते थे हम लोग, सवेरे आँख खुलने के बाद सबसे पहला यही रहता था कि पेपर आ गया होगा, बस पेपर आ गया हो उसको फिर, है ना।
तो उसमें भी कई सारे लोग हैं वो रहने वाले। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, शादीशुदा थे, तो थोड़ा बहुत इनोसेंट थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनको कहते हैं बहुत अच्छे। उनका एक्चुअल नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोग पंडित जी उनको कहते थे। वो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते थे, उसकी भैंस कोई चुरा के ले गया, वो उसके साथ भाग गई, वो जहर खुरानी का शिकार हो गया, वो ऐसा हो गया। वो दिन भर यही पढ़ करके उसके बाद फिर आ करके हम लोग को सुनाते थे। ठीक है, तो होते हैं ना डेलीगेसी में इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं ना। और इसके अलावा जब गाना गाते थे वो, तो गाना ऐसा गाते थे कि एक गाना शुरू करते थे, 5-6 गाना उसी में जुड़ते चले जाते थे, एक लाइन इसका, एक लाइन उसका, एक लाइन उसका। और हम लोग जो है रोज़ रात को उनसे फरमाइश करते थे और उस पर बहुत खुश हो जाते थे, वो बहुत खुश हो जाते थे। उसके बाद ना जब वो गाना गाना शुरू करते थे ना, तो उसमें गाना गाने जब शुरू करते थे ना, तो गाना गाना शुरू करते थे, उसके बाद हम लोग नारेबाजी करते थे, भारत माता की जय। और जब हम लोग नारेबाजी करना शुरू करते थे तो उनकी आंख बंद हो जाती थी। फिर उसके बाद वो कौन सी गाना कहाँ से कहाँ चला जाता था, है ना। उसके बाद उसी में एक नारा ये भी होता था, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, पंडित जी अमर रहे। तो वो हम लोग से क्या कहते थे पता है, वो हम लोग से कहते थे कि मेरी पत्नी को मैं गाना सुनाता हूँ तो मुझे डांट देती है। तो मैं उसको बोला कि तू बंदर क्या जाने अदरक, यानी घर की मुर्गी साग बराबर वाली बात है। वहाँ पे जब गाता हूँ, लोग फरमाइश करते हैं, मैं गाता हूँ ना, तो वहाँ पर नारेबाजी होने लगती है। तो बताए होंगे कि पंडित जी अमर रहे का भी नारा लगा देते हैं लोग। तो उनकी पत्नी बोली कि सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आकर के हम लोग से पूछने लगे, तो हम लोग उनको समझाए, लेकिन मतलब ये नहीं था कि उनकी बेइज्जती करना है ना। बस एक हंसी मजाक होता है ना, ऐसे डेलीगेसी में जब लोग रहते हैं तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर, तो चलते हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे, है ना। ये हो गया, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता कि आपके जो निखिल सर है ना, वो अगर इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं ना, निखिल सर से भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स उनका है। तो ये, लेकिन ये चीज़ें ऐसी बात सोशल जस्टिस में आता है, तो ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक मुख्य कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए, है ना। इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं, जैसे इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, एक पेज ले लेते हैं। लैंड है, कैपिटल है, और इनकम है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये क्या है, आपके रिसोर्सेस है ना, संसाधन है आपके। अब इसमें अगर इक्वालिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन इनइक्वालिटी है तो, अगर मान लेते हैं इनइक्वालिटी के बाद लैंड की बात करें, तो हमको ये पता है कि हमारे यहाँ जोत का जो साइज़ है, जो जोत का साइज़ है, एक आदमी के अंडर में कितने हेक्टेयर आते हैं, तो क्या है, हमारे जो एवरेज है ना, 1 हेक्टेयर से भी कम है। मतलब एक आदमी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन का एवरेज अपने देश में है। ठीक है, ये कंडीशन है। और वहीं पे कुछ ऐसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास क्या है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है। सही बात है ना। और वही सबसे बड़े हैं, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन पे उनके पास निवेश करने के लिए पूंजी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर वो कर लेते हैं, वैज्ञानिक कृषि कर लेते हैं। इसका मतलब उससे वो करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनके पास संसाधन है ही नहीं है, ना पूंजी है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ज़मीन है, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, लैंड लेबर हो जाते हैं, भूमि श्रमिक हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो ज़्यादातर जो है श्रमिक जो श्रमिक ही रहते हैं। इसका मतलब वो उसी गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं ना, कभी उससे निकल पाते हैं क्या, नहीं निकल पाते हैं ना। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा गरीब बने रहते हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन तो यही है ना, संसाधनों का असमान वितरण, यही है ना। उसी तरीके से आप पूंजी में देख लीजिए, आय में देख लीजिए, असमानता है। पूंजी आपके पास है, तो पूंजी है तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी भी खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अरे भाई,
आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना, और उस निवेश के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना फ़ायदे को बढ़ा सकते हैं और अमीर से और अमीर हो सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रिविलेजेस क्या है, गरीब आदमी के पास नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, उसका इनकम का सोर्स अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ना रिस्क ले सकता है, ना निवेश कर सकता है। वो क्या कर सकता है? मजदूरी कर सकता है, लेबर हो सकता है, और कुछ कर सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो गरीब का गरीब बना रहेगा और जो अमीर है, जिसका पूंजी, वो और अमीर से अमीर होता चला जाएगा, है ना। यही सारी चीज़ें एजुकेशन के साथ भी है। एजुकेशन है आपके पास, आप देख सकते हैं, जो एक कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे और एक जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, या फिर जो नहीं पढ़े हैं, गाँव में रहने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, जहाँ पे बच्चा जब पैदा हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2 हाथ और पैदा हो गए मजदूरी करने के लिए, इस नज़र से देखा जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह पे आप एक फ़र्क देख ही सकते हैं। यानी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें जो स्किल्ड हो गया पूरी तरीके से, तो वो ज़्यादा उसका विकास होगा, ज़्यादा अमीर आदमी बनेगा। गरीब आदमी का तो कुछ नहीं होना है। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या करती हैं, इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, किसमें जो ऑनरशिप के पैटर्न की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एलपीजी यानी कैपिटलिज्म के दौर में कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात की जा रही है ना, समाजवाद की बात की जा रही है ना। समाजवाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है ना। अब ये बताइए आप कि जब आज के दौर में जब मिनिमम गवर्नमेंट की बात की जा रही है, बाज़ार और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, वही पूरा एरिया को कवर करता जा रहा है। इस ज़माने में, इस समय में यूपीएससी अगर ये क्वेश्चन बना रहा है, इसका मतलब ये है कि समाजवाद के लिए एक चिंता है, समानता लाने की एक चिंता है कि नहीं है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसी में आया हुआ है, इसी पेपर में आया हुआ है कि जो वैश्वीकरण जो है एक तरीके से क्या हुआ है, असफल हुआ है। असफल होने के बाद, कोल्ड वार के बाद इस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है ना, देखिएगा IR में शायद वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो जो LPG का दौर जो शुरू हुआ, उसके बाद आज क्या दिखाई पड़ता है, एक डिक्लाइन वाली चीज़ें, क्योंकि इनइक्वालिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अब इनइक्वालिटी जब बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी ना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पैदा होने लगेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, एक पब्लिक ऑर्डर के लिए, एक व्यवस्था के लिए। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये सारी चिंताएं, ये सारी बातें जो हैं की जाने लगी हैं। इसका मतलब मार्क माई वर्ड, नेक्स्ट ईयर जो है ये सोशलिज्म से रिलेटेड आपके और कई क्वेश्चन और ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है। ठीक है, बात समझेंगे, क्योंकि अमेरिका में जब जोहरान ममदानी जैसा बंदा जो है, उसका थोड़ा जो झुकाव किधर है, सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, उसकी आइडियोलॉजी, उसके मैनिफेस्टो, सारी चीज़ों में। और वहाँ की पब्लिक जो है, एक बंदा जो मुस्लिम है, जो बाहर पैदा हुआ है, जो उस देश का नहीं है, वहाँ जा करके अगर मेयर के चुनाव, जो प्राइमरीज जो है, वो सारे इलेक्शन वो जीत रहा है और लोगों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से उसका क्रेज़ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को भी, क्योंकि अगर वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो लोग हैं, अगर फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फ्री हेल्थ सिस्टम को पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ वो इस बात को पसंद कर रहे हैं कि वो जो महंगाई वगैरह की जो बात हो रही है, उसकी बात अगर वो पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, तभी तो पसंद कर रहे हैं ना अमेरिका के लोग। जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, या फिर कहा जाए कि हर साल जो उनका जो खर्च जो करते हैं, 87 लाख रुपया एवरेज है वहाँ एक बंदे का खर्च करने का, सोचिए। और हमारे यहाँ 2 लाख। सोच के देखिए कितना बड़ा फ़र्क है, नहीं कितना बड़ा फ़र्क है, सोच के देखिए ज़रा। ठीक है, तो अब वहाँ पे ये सब बातें हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको, है ना, कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण, पूंजीवाद, ये सब जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, फेल हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह मिनिमम गवर्नमेंट की जो बात की जा रही है, मैक्सिमम गवर्नेंस हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अभी जो देश में चल रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा परतें खुल जाए तो वहाँ पे सटीक तरीके से एक एनालिसिस मैं आपको दूंगा, है ना। ये मुझे लगता है 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर कुछ चीज़ें होंगी अभी देश में, तो वहाँ पे क्या होगा, कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब उसके ऊपर क्या कहना है, क्या एनालिसिस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, है ना, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना है, हर चीज़ को। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा कीजिए, बस इतना ही ध्यान रखिए आप। रेडीमेड पे मत जाइएगा कभी भी, याद रखिएगा। रेडीमेड का मतलब
बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे जो है क्या बनाए होंगे, अपना वीडियोस डाले होंगे ना, वो एक भी वीडियो जो है इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात ना? हाँ, तो बस अपने आप को तैयार करना है आपको, है ना। चलिए अब हम लोग, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, आप बात कर रहे हैं पैराडॉक्स वाला था ना, पैराडॉक्स ऑफ पोवर्टी ना, यही चीज़ था ना, पैराडॉक्स ऑफ पुअर्टी, यही से ना। तो ये क्या है, पैराडॉक्स ऑफ पुअर्टी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से एक गरीबी का विरोधाभास। गरीबी का विरोधाभास का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हमारा देश बहुत अमीर है, हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, कुछ सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, डबल डिजिट में पहुंच गया है, या फिर ये कहा जाए कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतना बढ़े चले जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज जो हैं, हम इस मामले में बहुत ज़्यादा रिच हैं, हमारे यहाँ माइंस हैं, इसके अलावा ये है, इसके अलावा वो है, गोल्ड है ना, डायमंड है, ये सब चीज़ें हैं, हम एग्रीकल्चर में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, ये करते हैं वो बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है, 5 किलो राशन। बहुत सारे लोग जो देश में हैं वो क्या होते हैं, भूखे सोते हैं। हमारी जीडीपी बढ़ी चली जा रही है, साथ साथ हमारी बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है ना। इसका मतलब ये है, इसी को क्या कहते हैं, गरीबी का विरोधाभास, है ना। पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में क्या होता है, वहाँ पे जो अनाज है उसको बर्बाद कर दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, इतनी समृद्धि है अगर, तो दुनिया की एक कोने में लोग भूखे मर रहे हैं तो गलत बात है ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चमचमाती सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल और एक से एक सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल, है ना। लेकिन बहुत सारे जो गरीब हैं, मतलब मरने के बाद उनको ना एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारा, कोई साइकिल पे लाद के ले जा रहा है, कोई ठेले पे लाद के ले जा रहा है डेड बॉडी को। सही बात है ना। कोरोना के टाइम में लाखों लोग जो है वो ऐसे ही मतलब नदी किनारे दफना दिए गए प्रयागराज में, मैंने खुद देखा उस चीज़ को, है ना। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, विरोधाभास है ना गरीबी का। तो इसी चीज़ को पूछा हुआ है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भुखमरी भी वैसे ही है, बेरोजगारी भी वैसे ही है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कमाई कुछ बच नहीं पा रही है, यहाँ पे लोगों की सेविंग घटते चली जा रही है। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है डिमांड कम होता जा रहा है। अभी देखिए जैसे ये टैरिफ लगाया ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाया अपना, है ना, कुछ पेनल्टी भी लगा दिया। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, अब देखिए कितने लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए, कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया। कई सारी इंडस्ट्रीज़, खास करके टेक्सटाइल उद्योग जो है बहुत ज़्यादा उससे क्या हो गया, प्रभावित हो गया। टेक्सटाइल उद्योग सबसे ज़्यादा एक तरीके से देता है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, टेक्सटाइल देता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ अगर वो बर्बाद हो रहा है तो कितने सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। जब वो बर्बाद हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि उनका रोजगार छिन जाएगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड नहीं होगी तो जो मार्केट में जो दूसरी जो चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदते थे वो खरीदेंगे नहीं। इसका मतलब दूसरे उद्योग का भी जो है डिमांड कम हो जाएगा, वो भी बंद होने लगेंगे, है ना। पूरा एकदम दुष्चक्र गरीबी का चलना शुरू हो जाएगा, एक साइकिल पूरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें पूछा हुआ है। अब इस पे आपको बहुत अच्छा सा विचार बनाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, रियल डेटा आपको कलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको जो मीडिया दिखा रहा है या सोशल मीडिया जो दिखा रहा है, उससे इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे क्या? यूपीएससी का अप्रोच समझ में आ रहा है आपको? वो रियलिटी की बात करता है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो चीज़ नहीं, ग्राउंड रियलिटी को आप समझिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या जानना है, क्या पढ़ना है, एक्चुअल में क्या समझना है आपको, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। तो जो आपको दिखाया जा रहा है ना, वो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ की डिमांड देख लीजिए क्वेश्चन की क्या है। अगर आंख बंद करे हुए हैं और जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वही चीज़ आप देख करके अपना एजम्पशन बनाए हुए हैं, इसका मतलब है इससे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आपको रियल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए और उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज़ चैनल देखना है, कौन सा न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किन बातों को मानना है, किन बातों को नहीं मानना है। ये इतनी समझदारी अब आपके अंदर आ जानी चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? अब मेरी बातें आपको ज़्यादा समझ में आ रही होंगी क्योंकि क्वेश्चन है आपके सामने ना, मानना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है आपकी, है ना, है कि नहीं? मजबूरी है ना पिंकी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ बच गया क्या?
ये तो हो गया है। भारत में ये क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास प्लान जो डेवलपमेंट है के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विकास में विकसित हो रहे स्वरूप का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संवाद को कितना प्रभावित किया है। आज ही सारा एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ध्यान रखिएगा ना इस चीज़ को कि यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन की बात किया जाए तो उसमें एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन भी होता है, फाइनेंशियल रिलेशन, कई सारे रिलेशन होते हैं। तो इसमें जो है इसको इसने क्या किया है कि इसको यहीं तक सीमित किया है, मतलब फाइनेंशियल रिलेशन तक, यानी वित्तीय संबंधों तक ही अपने आप को सीमित किया है क्वेश्चन में ना, और इधर उधर नहीं जाना आपको दाएं बाएं, है ना। The context of planned development in India, how far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India? ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? मतलब सब राज्य हैं, केंद्र है, सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में हैं, उनके अपने अपने पावर्स हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी है, सारी चीज़ें हैं ना। मतलब ऐसा ना हो कि जो राज्य हैं उस पर केंद्र जो है हावी हो जाए, यही मतलब हुआ ना। केंद्र अगर हावी हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिटरी होता जा रहा है, वो एकात्मक होता जा रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या है, दोनों एक तरीके से पैरेलल चल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो गया, फेडरलिज्म हो गया, संघवाद हो गया। अगर स्टेट जो है वो ग्रांट के लिए या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए अगर सेंटर पे डिपेंड हो जाते हैं अगर, तो इसका मतलब फेडरलिज्म कहाँ बचेगा फिर, उस दो उसके अंडर में आ गए ना। अगर उनके पास अपना ही सारा सोर्स है, अपने आज़ादी के साथ सारी चीज़ खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है, सेंटर के साथ पैरेलल। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पे इसी बात को समझना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझते हैं। टाइम 7:30 हो चुका है, कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बचा है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग, है ना। योजना आयोग ने भारत में जब क्या हुआ, 5 इयर्स वाले जो प्लानिंग बनाई गई थी ना, 5 इयर्स प्लानिंग जो बना करके देश में नियोजित विकास का जो समय शुरू किया गया था 1952 से, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि पूरे देश का क्या करना है, प्लान करके हमको विकास करना है, क्योंकि देश में रिसोर्सेज बहुत कम थे, मालूम ही है आपको, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था नहीं हमारे पास, है ना। हम खाद्यान्न के मामले में भी सेल्फ डिपेंड नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और हमको ज़्यादा अचीव करना होता है, तो सारे काम जो करने होते हैं वो प्लान्ड मैनर में करने होते हैं, ना, नियोजित रूप से करना होता है, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो है बर्बाद ना हो। थोड़ा सा एसी चालू कर लिया जाए। ठीक, तो इसीलिए क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन का जो मेंबरशिप जो थी ना, उसके मेंबर्स जो थे ना, वो मेंबरशिप की वजह से क्या हो गया था, एक तरीके से सुपर कैबिनेट हो गया था। सुपर कैबिनेट मतलब इसमें प्रधानमंत्री होते थे इसके, है ना, और इसके अलावा कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, है ना। तो इसकी जो मेंबरशिप की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। दूसरी बात ये है कि जो योजनाएं जो प्लान बनाई जाती थी वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती थी, और प्लानिंग कमीशन के द्वारा बना करके क्या किया जाता था, स्टेट्स को कहा जाता था आप इसको लागू कीजिए, और इसके जो योजना बनाई जा रही है उसके लिए जो ग्रांट वगैरह देना है, जो लोन्स वगैरह देना है, जो पैसा देना है, वो सारी चीज़ें कौन तय करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। इसका मतलब स्टेट जो है किस पे डिपेंड होने लगे, पूरी तरीके से सेंटर पे, प्लानिंग कमीशन पे। ये बात समझ में आ रही अच्छे ढंग से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जिस जो है शुरू में 1950 अगर से बात किया जाए तो 1969 तक ये जो है ये वाला मॉडल जो चलता रहा, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता जो एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी वो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, उसमें डिपेंडेंसी सेंटर के ऊपर ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इसका मतलब फेडरलिज्म, फाइनेंशियल फेडरलिज्म था, राजकोषीय संघवाद था, नहीं था ना, सेंटर पे डिपेंड हो गया तो संघवाद कहाँ रहेगा, है ना। उसके बाद फिर ना 1970 से शुरू हुआ 1990 तक, है ना। एक आता है क्या, गाडगिल फार्मूला।
गाडगिल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था और उन्होंने कहा था ना कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आधार पे आपको राज्यों को पैसा देना है। मतलब क्या क्या राज्य था कि भाई योजना जो बना रहे हैं, योजना में कितना लगेगा, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है ना, और ये सब चीज़ें, वहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, पैसा देना है राज्यों को। क्योंकि बहुत सारे राज्य जो बहुत पिछड़े हुए थे, कुछ राज्य बड़े ऊंचे थे, मतलब समृद्ध थे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि स्टेट लेवल पे इक्वालिटी जैसी चीज़ आ सके। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदला, है ना। अब वहाँ पे राज्यों को समानता पे लाने के लिए गाडगिल फार्मूला का यूज़ होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1990 की बात करें हम तो ये एलपीजी का दौर शुरू हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात करने लगी। अब इस समय क्या हुआ, इस समय जो हुआ गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब स्टेट जो है ना वो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, निजी निवेश आकर्षित कर सकते हैं। दे कैन अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब इसके लिए तो थोड़ी स्वायत्तता दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुई, इनकी आज़ादी जो है वो बढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है 2014 की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि एक जो है एक संस्था बनी नीति आयोग। क्या बना, नीति आयोग। और नीति आयोग जो है ना, जो प्लानिंग कमीशन पहले करता था ना, वो प्लानिंग कमीशन जो करता था वो प्लानिंग कमीशन की तरह अब ये जो है आपको बजट का एलोकेशन नहीं करता है। वो प्लानिंग के लिए बजट का एलोकेशन नहीं करता। मतलब अब ये नीति आयोग जो है ये तय नहीं करता है इतना पैसा इस राज्य को दिया जाए, इतना पैसा इस राज्य को दिया है, ये जो है योजना ये होगी, ये प्लान होगा, ये प्लान जो है राज्यों को लागू करना होगा, ये सब चीज़ें। मतलब ये हुआ कि नीति आयोग बनने के साथ ही साथ क्या हुआ, एक तरीके से फेडरलिज्म जो है वो क्या होने लगा, वो ग्राउंड रियलिटी के साथ आने लगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अब जो है ना, जो पहले यानी प्लानिंग कमीशन के टाइम में टॉप टू बॉटम जो चल रहा था, टॉप टू बॉटम वाला जो अप्रोच चल रहा था, मतलब सेंटर के लेवल पे प्लान बनता था और राज्यों को उसको क्या करना था, लागू करना था, मतलब ऊपर से नीचे, है ना। तो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी ये रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में जो ग्राउंड रियलिटी है उस आधार पर प्लान नहीं बन रहे थे, प्लान वैसा नहीं बन रहे थे, तो सफल होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ग्राउंड पे जो समस्या कुछ और है, प्लान ऊपर से बन के कुछ और आ रहा है, तो क्या वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अब जब ये 2014 में नीति आयोग आया है तो अब यहाँ पे अप्रोच बदल गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। नीति आयोग जो है 2014 से आया है, तो बॉटम टू टॉप। इसी के साथ साथ एक जो फाइनेंस कमीशन का नाम सुना है आपने, वित्त आयोग का नाम सुना है। वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है ना। और जहाँ पे कोई कमी है, कोई मुआवजा देना है, उस मामले में वो अपनी सिफारिशें देता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग कमीशन जो है वो सारा चीज़ जो है, जैसे 100 रुपये अगर देना है, राज्यों में बांटना है, तो 100 रुपये में 70 रुपये जो है वो कौन कर देता था, प्लानिंग कमीशन कर देता था। इसका मतलब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सारा पावर अपने में रख लिया था, और फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या, सिर्फ 30% ही वो अपने मामले में रिकमेंडेशन देता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, 2014 से ये चीज़ें बदल गई हैं। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या करता है, राजस्व के बंटवारे के बारे में बात करता है। अब क्योंकि अब क्या है, आपका प्लानिंग कमीशन है नहीं, अब फाइनेंशियल जो मतलब वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है वही ये सारी चीज़ें करता है। प्लानिंग कमीशन तो खत्म कर दिया गया है ना। इसके साथ ही साथ शायद ये 14th जो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसने उसमें सिफारिश की थी कि जो राज्यों को जो दिया जाने वाला है, जो कर, जो टैक्स में से जो हिस्सा दिया जाता था वो 32% था, इसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया जाए, 42% कर दिया जाए। 42%, मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी वित्तीय स्वायत्तता राज्यों की बढ़ रही है ना। इसका मतलब जैसे जैसे क्या होगा, वित्तीय स्वायत्तता राज्यों की बढ़ेगी, फाइनेंशियल जो बेस पे जो रिलेशन है सेंटर स्टेट का, वो ज़्यादा फेडरल होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा संघीय स्वरूप का होगा ना। यही बात है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो यही पूरा ट्रेंड है, यही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक ठीक। कहीं कोई दिक्कत, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है वो,
जब भी हम लोग बात कर रहे थे ना, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम वाली जो बात कर रहे थे ना, अब इसमें क्या आ जाएगा, PRIs आ जाएंगे। मैं आपको बहुत PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, क्या कह रहा है देखिए, समकालीन विकास मॉडल में, है ना, जो कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल जो कि उसकी बात की जा रही है, तो क्या कह रहा है, निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारी, है ना, मतलब जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, समस्या के समाधान का जहाँ पे क्या किया जाता है, प्लान वगैरह किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, सूचना के स्रोत, यानी जहाँ से प्रॉब्लम पैदा होती है वहीं से सूचना का स्रोत होता है, वही सूचना का स्रोत, वहीं से समस्याएं जो है निकल के सूचना आएगी ना, तो सूचना का स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होते हैं, यानी जहाँ पे समस्या होगी वहीं पे जा करके इम्प्लीमेंट करना है ना, बात समझ आएगी, वहीं से क्या होगा, सूचना पैदा भी हो रही है, वहीं पे जाके उसका क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, ये दोनों चीज़ें तो उसके निकट नहीं होती है। प्लानिंग कमीशन में यही था ना, टॉप टू बॉटम वाला, तो टॉप टू बॉटम वाले अप्रोच की बात कर रहा है ना ये। समकालीन का मतलब हाल फिलहाल 20-25 साल 50 साल के अंदर की बात हो रही है ये, समकालीन मतलब 10-20 साल मान के चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्रियान्वयन के निकट, और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। सही बात है ना, मतलब ये हुआ कि जहाँ से प्रॉब्लम आई, जहाँ एक्चुअल में जो है ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम है, उस ग्राउंड में जो प्रॉब्लम है और वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं, वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है ना, वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। डिसीजन कहाँ लिया जा रहा है, टॉप लेवल पे लिया जा रहा है, वहीं से सारी चीज़ें तय करके वहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तरीके से इम्पोज कर दिया जा रहा है कि इसको लागू करो। तो क्या सफलता हो पाएगी वहाँ पे, सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब इसकी सफलता के लिए क्या ज़रूरी है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं डिसीजन लिए जाए, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन करना है वहीं पे सारी चीज़ें की जाए, ताकि वहाँ पे क्या किया जा सके, फीडबैक भी लिया जा सके, और उसमें कोई कमी रह जाए तो उसी समय वहाँ पे उसको सुधार करके उसको सफल बनाया जा सके। सही बात है ना, बात समझ की नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा समाधान किस में देखते हैं आप, पंचायती राज संस्थाओं में। इसका मतलब ये है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच नहीं, अब टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम पंचायती राज संस्थाओं को, लोकल बॉडीज़ को हम क्या करें, बहुत ज़्यादा मजबूत करते जाएं, इसका मतलब ये है कि ये जो समस्या आ रही है वो समस्या आनी बंद हो जाएगी। यानी जहाँ से समस्या पैदा हो रही है, अगर वहीं यानी ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत में ही सारी चीज़ें अगर डिसीजन ले लिया जाए, वहीं से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, जहाँ समस्या पैदा हो रही है वहीं पर फैसले लिए जाएँ, ताकि ग्राउंड रियलिटी के आधार पर पॉलिसी बन सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और उसमें कोई भी फीडबैक के आधार पर कोई चेंज करना हो तो चेंज भी कर दिया जाए। यही क्वेश्चन है, क्या टफ है बताइए। मैं आपको जब पंचायती राज संस्था पढ़ाऊंगा ना, लोकल बॉडी वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो और अच्छा लिख पाएंगे आप। ठीक, मज़ा आया आप लोग को? कितना मज़ा आया? 1 किलो 2 किलो 5 किलो कितना? तो गलत बात है ना आपको, तो गलत बात है ना। नहीं, वो तो ये चीज़ तो है, या क्या है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्यूरियस रहे आप, है ना। इससे ज़्यादा क्यूरियस आपको क्लास में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गए होंगे ना, देख लेते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आइडिया आपको मिल ही गया होगा। देखते हैं कल किस चीज़ का करना है। एक्चुअली मुझे जाना है, अब दिल्ली क्लास है ना 30 को, तो कल और परसों 2 ही दिन का टाइम है, तो मुझे आपको 4th पेपर भी बताना है, ऐसे भी बताना है। तो ऐसे वाला जो है 8 ऐसे है यार, बहुत टाइम लगता है। तो लिखना कितना लगता है? 2, 8 में से 2। तो 1-250 नंबर का होता है? नहीं, दोनों मिला के 250 होता है, पूरा पेपर 250 का होता है। 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 में से कोई एक लिखना है, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में भी 4 में से कोई एक लिखना है। कितने वर्ड्स पे रहता है? लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेज भी लिखते रहिए। 2000 वर्ड्स आप जैसे लिखना है ना, आप तो आप अगर लिखते हैं कि 1500 दोनों में लिख देते हैं अगर, तो एनफ होता है। 1500 वर्ड्स लिखने क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 नंबर किस चीज़ का है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में हम लोग, है ना।